आपके राज्यों में, आपके जिलों में मिला हूं। आपको दिल्ली में देख के लग रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता दिल्ली में आपका स्वागत, क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली वाला नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में हम सबका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हम सबकी होनी चाहिए। राजधानी है तो क्या, इसका लोकधानी है, लोकधानी होनी चाहिए, राजधानी नहीं। खैर, so let me take this opportunity to welcome all of you in the same historic hall where we met once on 22nd August 22 and once on 6th February 23. भारत जोड़ो अभियान के बाद बनने के बाद करीब 7 महीने हम लोग काम कर चुके हैं और बहुत उत्साह, बहुत सहयोग हमें जमीन पे मिल रहा है। As we speak, भारत जोड़ो अभियान is now active in 16 states, and if we count Uttar Pradesh as 4 states, then 2 out of those 4 as well. तो 18 जगह हम लोग का जबरदस्ती से काम, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और उसका श्रेय आप ही लोगों को है। भारत जोड़ो की सेंट्रल टीम तो सिर्फ, जिसको हम हिंदी पिक्चर में बोलते हैं ना, गेस्ट अपीयरेंस, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं। तो ये सब आपका ही काम है जमीन पे, और आई वांट टू बोथ thank all of you and congratulate all of you for seizing the moment. As you all know, the nation is at a historic juncture. आज से 1 साल पहले ऐसे लगता था कि हम एक ऐसे अंधकार में हैं जिसमें रोशनी कहीं दिखती ही नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से वो फिर जो यश मालवीय की जो कविता की पंक्ति है, दबे पैरों से सवेरा आ रहा है, पहले तो वो लगा, उसके बाद पौ फूटी और अब तो बिल्कुल देयर इज सनलाइट, एंड देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड एंड वी वर डिलाइटेड दैट our colleagues from a number of political parties, some of them who are federated, some are on their own, they accepted our invitation for this larger meeting. There are many people who work politically but are not from political parties. ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम करते हैं, लेकिन दलगत राजनीति में काम नहीं करते। मूवमेंट के लोग हैं, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हर तरह के लोग जुड़े हैं हमसे। एंड सो we felt that this is the battle that needs to be fought by all of us. As Yogendra ji often says, 2024 is not any ordinary general election to the Lok Sabha. It is really the election of the new Constituent Assembly. Because if the NDA comes back to power, we know what is going to happen to our constitution. We know how it has been handled in multiple insidious ways, and we know इसके आगे क्या हो सकता है, और उसको रोकने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग जुड़ के काम करेंगे, और इसलिए आज का जो नारा है वो है, जीतेगा इंडिया, बनेगा भारत। जीतेगा इंडिया, बनेगा भारत।
थोड़ा लंबा था तो इसलिए पूरा नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको उस गोष्ठी के लिए, इस वार्तालाप के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। एंड इट इज माय ग्रेट ऑनर दैट so soon after the women's reservation bill was passed, we'll have 4/5 majority on the presidium. May I invite श्रीमती रूपरेखा वर्मा, रूपरेखा जी को यहाँ ले आइए। May I invite Madam Saida Hamid, Madam Christina Sami, and from the Northeast, Madam Anuradha Dev. Anuradha ji, there you are. Welcome. Christina ji, please come this way. And just so that four men are also represented, we have Yogendra Yadav and Sri N.C. Bara. आइए इधर से। क्योंकि हम लोग आज सारा दिन वार्तालाप में काटेंगे, निर्णयों की बातचीत करेंगे, तो ताकि डिस्कशन जो है पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड ना हो, उसकी एक दिशा हो, उसका एक उद्देश्य हो। इसलिए इन अ स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम लोग वो रेजोल्यूशन आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं जो आज की प्रोसीडिंग्स के बाद होपफुली विद some modifications, some amendments and lot of inputs and discussion, lot of solidarity, we hope that resolution will be, with all those changes, be unanimously passed, तो ताकि हमें ये क्लियर हो कि ऑर्गेनाइजर्स की मंशा क्या है, यहाँ आपको बुलाया क्यों गया है। ये रेजोल्यूशन हम लोग शुरू में ही प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए मे आई इनवाइट मिस्टर सीपी जॉन टू प्रेजेंट द रेजोल्यूशन इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट योगेंद्र जी will present the resolution in Hindi. Thank you. Johnson, may I, just after you sat down, request you to stand up and present the resolution in English. Thank you very much. Respected members of the Presidium, our dear friend Jay Mahajan, welcome the gathering, and the spirit of Bharat Jodo Abhiyan, my dear friend Professor Yogendra Yadav, and all other delegates gathered here from different states of our country. So we are starting the meeting without much pleasantries, in a very matter-of-fact manner. Vijay Mahajan has described what this convention means. And we have drafted a resolution which has to be read by me
It is rather long, but at the same time crisp in its concepts and concept solutions. Let me disconnect the Wi-Fi. Everything has been distributed. Yeah. I have to disconnect my Bluetooth. Okay, so I think the resolution is distributed already. Everybody got the resolution? Okay, right. So I am reading the resolution, but I know that a good number of delegates cannot understand the English language, but our friend, our leader, Yogendra Yadav ji will read it, explain it in Hindi also. Interestingly, when I look at the presidium, only today morning I could understand that one of our members is Sayyid Hamid. While I was a member of the planning board in Kerala, she was the member of the planning commission. And interestingly, as the member of the planning commission, I was the first visitor in her room. Yeah. So today I could meet her again after several years. And I do welcome once again all the delegates who have gathered in this hall. As Vijay Mahajan said, this is going to be a historical event in the history of the defense of the Constitution of India. In this Constitution Hall, we are sitting to discuss about how to defend the Constitution which is in danger. We know that our Indian Constitution evolved through too many discussions, not only through discussions, but through the struggles by the peasantry, the whole people of India under the leadership of Mahatma Gandhi, Ambedkar, Nehru, etc. So this is the product of our freedom movement, our freedom struggle. This is not just a document written by somebody and passed by an assembly. This is the product of our freedom struggle. But unfortunately, the keepers of the Constitution, the so-called government of India, itself is trying to dismantle the constitutional values and trying to belittle the constitutional values, and if possible, they want to throw it into the deep sea. So this is a very important juncture in the history of our polity and the history of our constitutional politics. So in this juncture, we decided, both Bharat Jodo Abhiyan and the Confederation of Indian Communists and Democratic Socialists decided to form a new platform which is not against anybody, but only against those who are trying to dismantle our constitution. So 2 months ago we sat together, but I am amazed in such a speed we could convene a national convention in Delhi in the Constitution Club itself. And with the help of so many experts in this subject, the resolution is drafted, and I am not speaking about the resolution, but I am reading the resolution instead. Moreover, since you have come from
different parts of the country. The spirit of the resolution is not the explanation of events. The spirit of the resolution is how to carry forward the fight against those who are trying to dismantle the Constitution. So today we are standing here on 29th of September 2023, but the resolution says right from October 2nd, the flag of struggle will be hosted in Wardha by Yogendra Yadav to start our new campaign, Jeethega India, Banega India. So we are not going to Banega Bharat, Jeethega India, Banega Bharat. So we are not losing time. This is 29th of September, but our first work is on October 2nd. Samir, you come this way. So I'm not spending more time in explaining what we are doing, but I shall read the resolution. I hope all of you have taken it in your hand, and please read along with me, otherwise it will be a boring exercise. Draft resolution presented at the Jeethega India National Convention for Democracy, Secularism and Social Justice on 29 September 2023 at the Constitution Club, New Delhi. I shall read. We, the citizens of India, that is Bharat, have come together in a national convention for democracy, secularism and social justice at a crucial juncture in our nation's journey. We represent various political parties, people's movements, civil society organizations, as well as non-party political formations, coalitions and platforms, and even well-meaning individuals I have. We are united in upholding the foundational values of our republic as enshrined in the preamble of our Constitution. We have come together to defend our republic against the most insidious attack in its history. We are here to say in one voice, Jeethega India. The spirit of India shall triumph. Our civilizational heritage of co-living shall triumph. The legacy of our freedom struggle and that of our various people's struggles in independent India for democracy, secularism and social justice shall triumph. Again, Jeethega India. This is our slogan. The idea of India on which our republic is founded faces an unprecedented assault today. The BJP government at the center and its Sangh Parivar affiliates have launched a full-scale war on our constitutional values and democratic institutions. And we explain. One, we have seen multiple assaults on the unity of our country in the form of attempts to instigate violence and social divisions patronized by the present political dispensation. The ongoing civil war in Manipur, we use the word civil war per se, is nothing but civil war itself. In Manipur, and the shocking indifference of the central and state government controlled by BJP portends a grim future for the country. We are back to the politics of divide and rule, which was the motto of the British colonizers. We have seen, number two, brute majoritarian takeover of democratic apparatus. Now democracy has gone and majoritarianism has won through horse trading and dubious instruments like electoral bonds, subversion of institutions including judiciary, election commission, and investigating or enforcement agencies, suppression of free media, choking of freedom of expression, communalization of education institutions and curricula. That is very important.
criminalization of dissent, breakdown of rule of law, and use of state and street power to crush political opponents. We face the prospects of mutilation of our democratic framework in the name of one nation, one election. We have seen dismantling of secular state, de facto demotion of religious minorities to a second-grade citizenship, complete marginalization, campaigns of hate speeches, propaganda, social boycott, and bigotry in connivance with state, retreat from affirmative action, and sanction of caste-based oppression and exclusion, and blatant endorsement of patriarchal norms and practices. The all-encompassing campaign of hate has now entered within the presence of Parliament of India. We have seen ordinary people facing the brunt of economic recession, unemployment and inflation, while the present regime is busy favoring its bloated cronies, defending their financial frauds, siphoning of public funds, and plundering of national assets. The recent Adani expose has revealed the nexus between political establishment and its corporate funders. We face nothing short of a corporate takeover of the Indian state. That is one of the main points of this resolution. We have seen gradual corrosion and political delegitimization of the existing architecture of social justice. The spate of violence and oppression against Dalits and Adivasis has continued unabated. The present regime's refusal to hold caste census and the attempt to distract national attention by passing the women's reservation without any mechanism or date exposes its mindset. The RSS BJP is working towards diminution and dismantling of the system. Diminution and dismantling of the system of reservations in jobs and education. That statement also is very, very important as far as this resolution is concerned. We have seen the rise of a diabolic propaganda machine led by mainstream media that has turned into a megaphone for the government to cover up the current regime's criminal indifference to handling the COVID pandemic, professional incompetence in managing the economy, and dereliction of the national duty to safeguard country's borders. We now depend upon foreign media and the ever-endangered small social media platforms for fragments of truth. The regime plans to curb even those voices in its ongoing drive for diversion, distraction, and division of public opinion. For your information, 6 police officers called me today, and one of them came here. I told them, don't be afraid in this manner. So that is another point. We are deeply aware that country's future hangs between hope and despair. Another term for RSS, BJP and the center could mean formal rewriting and de facto abrogation of the constitution. Dethroning the current regime by democratic means is necessary to keep alive a functional democracy that provides space for dissent, struggle, and resistance. I read once more. Dethroning the current regime by democratic means is necessary to keep alive a functional democracy that provides space for dissent, struggle, and resistance. This is the essence of this convention. This is the essence of this resolution. At this juncture of history, it cannot be a business as usual. BAU, isn't it?
BAU, business as usual. Every day we wake up, drink a cup of tea, go to the office, come back, look at the TV, lament about so many things, and sleep. This is the BAU, business as usual mode. At this juncture in history, it cannot be business as usual. We cannot be in a BAU mode. We cannot practice the earlier non-electoral politics of movement groups and civil society organizations. This is an important observation. Some good, very well-meaning people think that politics is something not meant for them. It's not a cup of tea, but this resolution reiterates the importance of the politics and politicking in the right sense of the word. We uphold that we cannot practice the earlier non-electoral politics of movement groups and civil society organizations. Nor can the political parties continue with the routine political competition that characterizes electoral politics. We are critical about not only about the social organizations, but about ourselves, me including. This is the moment to unite the people of India in defense of our constitution. This is the moment to unite the people of India in defense of our constitution. This is the finest hour, as Churchill said. This is the finest hour to fight against those who are trying to dismantle the constitution. This must be our call. This is the moment to fuse the energies of all parties that stand with the constitution, with that of people movements, civil society institutions, social activists, including individuals. This is the moment to mobilize the public to reclaim our republic. That is the key sentence, I think so, This is the moment to mobilize the public to reclaim our republic, hence this convention. We seek to build upon many such initiatives that have been taken in recent past and seek to join hands with all others that share the basic conviction. We salute the historic struggle of the farmers under the banner of Samyukta Kisan Morcha and the citizens' resistance against Citizens Amendment Act that has shown that this authoritarian regime can be brought to its knees. Our peasantry has taught us a lesson, even the political parties. If we are consistently fighting against any regime, we can defeat them. In our sentence, we have written, authoritarian regime can be brought to its knees. That happened, and they have to roll back the acts passed by the parliament. This is one of the greatest history, not only in India, but in the history of the whole parliamentary democracies. We also draw inspiration from innumerable local struggles led by organizations or individual citizens that have kept the spirit of resistance alive. We acknowledge the role of citizens, civil society organizations and political coalitions who decided to support and participate in the historic Bharat Jodo Yatra starting from Kanyakumari under the leadership of Rahul Gandhi on 7th September 22 to Srinagar, on 7th September 22 to Srinagar on 31st January 23. We launched the formation of Bharat Jodo Abhiyan that was envisaged to be a 7-year-long campaign to rekindle the spirit of our freedom struggle, renew citizens' commitment to the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity, to reclaim the republic. Again, we use the term reclaim the republic and rescue democratic institutions. Bharat Jodo Abhiyan has become a citizens' movement of resistance to the unfolding assault on our constitution, our democracy, our nationalism, our civilization. Indeed, our basic humanity. We are inspired by the joint action of movement groups, civil society institutions, activists, and social media activists who came together in association with Bharat Jodo Abhiyan under the name Edalu Karnataka, that is Make Up Karnataka, to inform, educate, and mobilize citizens
to express their resolve through the ballot box and vote out anti-constitutional forces. The role played by the Confederation of Indian Communists and Democratic Socialists in uniting the progressive thinking parties and groups in the country has inspired all of us. We learn from and build upon these and all such initiatives in different parts of the country in defense of the Republic. Again, we are coming to the political situation of our country. This is not the time for lamenting. We can see the light at the end of the tunnel. We welcome the formation of India, the Indian National Development Inclusive Alliance, formed by 28 major political parties that have resolved to take on BJP in the 2024 BJP parliamentary elections. The platform has dramatically changed the horizon of political possibilities in the country. There is now a credible and viable alternative to the BJP, an alliance that believes in and works by the Constitution. That is India. We hope that India coalition will not remain an electoral tie-up, but will also take on the BJP RSS by way of communication and group struggles, and thus become the principal vehicle for reclaiming the Republic. This is the very spirit of Jeethega India. We are very clear that the organization sitting in this hall, of course, can do so many things, but we reiterate that the principal vehicle for reclaiming the Republic of India, it is India Alliance. That is our understanding. Not that we are claiming that we will do everything. No. We will help everybody who is in the right direction. The convention resolved to take the idea further to Jeethega India Banega Bharat. Jeethega India Banega Bharat, and to create a platform for this purpose. As I said earlier, this is not only a resolution to narrate things, to oppose so many ideas, to support so many ideas. This is a tool in all the hands of our volunteers and workers to fight forward. The convention resolved to take the idea further to Jeethega India, Banega India, and to create a platform for this purpose. It will be a platform for national resurgence that steers the nation's politics towards and addressing the contemporary challenges facing our nation, focusing on building a more equitable and inclusive economy, a more humane society, and rebalancing our relationship with nature and environment to ensure sustainability. So the convention resolved to build an India that is Bharat, that stands for. We are not standing for just removing BJP from power. We have our agenda. We are narrating it 1, 2, 3. 1. A secular state that has no affiliation of any kind to any religion, and that offers equal respect to and maintains principal distance from all religions. Citizens will not be treated differently on groups of religion. 2. Social justice. This is one of the mottos of this convention. Social justice via state policies to recognize, monitor, and neutralize caste and gender-based inequalities, oppressions, and institutional violence, and uphold rights of the children. 3. Participatory, transparent, and decentralized democracy, free from stronghold of money power, that ensures freedom of expression and values independent functioning of all democratic institutions, acting as a mutual checks and balances. A welfare state envisioned by the directive principles of state policy of the Constitution that puts people before profit, places well-being of the last person first, Antyodaya, and rejects unthinking privatization and crony capitalism, policies that recognize that ultimate wealth of nation
are its people and lead to investment in human development, meaning nutrition, healthcare, education, vocational training, building citizenship and awareness of rights and duties with a sense of mutuality. 5. Policies that recognize people's rights to natural resources and their responsibility to promote climate resilience by balancing the interests of environment and economy and by investing public resources to restore Jal, Jungle, Jameen, Jeev Jantu and Jalvayu. This is the best coinage, I think. Everybody can understand. Policies, 5 policies recognize people's right to nature. Yes. Positive nationalism, 6, that focuses on achieving national unity, promotes dialogue with our own citizens in conflict zones, and 6, peace with external neighbors, and last 7, pride in our cultural, civilizational heritage in its glorious multiplicity that entails a responsibility to filter out caste, gender or any other oppression in its name. We are proud of our civilization. We are the keepers of our civilization. The people, not a group of people who are trying to divide the people. We are the people who are responsible to uphold our civilizational values. So the last part I read, we hereby agree to work together in thought, word and action to realize the above principles through this platform. The platform is open to all political parties, that's important. People's movements, civil society organizations and citizens who share these values and are committed to ensuring a defeat for the BJP and a victory for India formation in the coming Assembly and Lok Sabha elections. This is very clear. We are not hiding our political aim. The electoral politics, we have to take a stand. We stand by India. Only India can replace this authoritarian BJP RSS combined. We accept the challenge of defeating the BJP and its overt and covert allies in the 5 state assembly elections coming up in December 23 and Lok Sabha election in April, May 24. We hereby authorize, that is the next point. We also authorize this, we hereby authorize a council comprising 1 representative each from all the organizations present in this convention to prepare an action plan for the same. We also authorize this council to invite all other like-minded citizens and organizations to give a shape to this platform. So we are proposing a platform and council also, not only a platform, a council we are proposing. We will meet in a plenary session soon thereafter. It's an action plan. Well in time for forthcoming Lok Sabha elections. The last para. We take up the challenge of defending the Republic by articulating a vision of India for our times in line with constitutional vision. Amplifying this vision through mainstream and alternative media, creating a community of believers in constitutional idea of India by recruiting and training a battery of volunteers to shape public opinion on the ground, supporting movements and launching campaigns. Be resolved to mobilize, this is the most important point, at least 1,25,000 active volunteers all over the country to work for this movement. This is an historic movement. There are only 500 sitting, 450 here. But we are going to organize 1,25,000 volunteers across the country for fighting the election. Yes, we are going to fight the elections. And we resolved to mobilize at least 1,25,000 active volunteers all over to work for this movement. Jeethega India, Banega Bharat campaign shall begin on 2nd October on the birthday of Mahatma Gandhi
at Sevagram in Wardha and other locations as specified. Within 3 days, the 29th, 30th, 1st, 2nd, the 3rd day, our action starts. We call upon the defenders of the Republic to join this venture in the equal venture in the spirit of equal partnership. Once again, we can call Jeethega India. Jeethega India. Banega Bharat. Thank you very much. Thank you, John sir, for such a masterly rendering of the resolution with a commentary which kept our interest. अब मैं योगेंद्र यादव जी को अनुरोध करता हूं कि इसका हिंदी सारांश में ही कर दें, शब्द बाय शब्द करने की तो शायद आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद अविग्धा, may I request you to moderate the session because today I have several other things to do as well. Thank you. मैं शुरू में ही एक अनुरोध से शुरू करूंगा। हमारे कुछ प्रमुख वक्ता पीछे बैठे हैं, वो आगे आ जाए, आपके यहाँ सोफा है, और कुछ साथी जो यहाँ है वो प्लीज अपने सीट पीछे ले लें। मेरी बाएं तरफ जो है, ये जो सीट है, ये इनको आप थोड़ा आप पीछे सीट ले लीजिए। कुछ वक्ता पीछे बैठे हैं, उनको यहाँ बैठे। धन्यवाद। इस ऐतिहासिक जीतेगा इंडिया कन्वेंशन में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से और अनेक राज्यों के अलग अलग जिलों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष मंडल, आज हम इस देश की बहुत बड़ी लड़ाई के प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए एकत्रित हुए। आज से 1 साल पहले ऐसी मनस्थिति थी जिसे लगता था हार की मनस्थिति है, देश टूट रहा है, हम हार रहे हैं, थका हारा मनस्थिति पूरे देश की थी। लेकिन पिछले 1 साल में कितना कुछ बदला है। पहले भारत जोड़ो हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी एक यात्रा इस देश के दक्षिण से उत्तर तक चली जाएगी। फिर जीतेगा इंडिया हुआ, किसी को नहीं लगता था कि सारे ऑपोजिशन इस देश के एक साथ इकट्ठे आके एक कमरे में बैठ के एक नाम लेके विरोध शुरू कर देंगे। और आज उससे अगला कदम जीतेगा इंडिया के साथ साथ बनेगा भारत जोड़ने के लिए हम इस कन्वेंशन में मौजूद हुए। मेरे साथी और मित्र सीपी जॉन जी ने अंग्रेजी में सारा पढ़ के सुना दिया है।
मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, हिंदी में भी नहीं। माफ कीजिएगा, हिंदी का प्रस्ताव आने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में छपा हुआ प्रस्ताव आपके बीच बढ़ जाएगा हिंदी का, आप उसको पढ़ सकते हैं, और अगर संभव हो तो आप उसको स्क्रीन पे चला सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन मैं उसका सिर्फ सार आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कौन हैं यहां जो इस कमरे में बैठे? हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। मैं इसमें कई पुराने गांधीवादियों को देख रहा हूं, कई मार्क्सवादी भी हैं, अंबेडकर खुले परंपरा के साथी हैं, समाजवादी परंपरा के लोग भी, अलग अलग विचार के हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, और वो है इस देश के संविधान के प्रति आस्था। स्कूल में गणित की कक्षा में हमें बताते थे ना, एलसीएम, लघुत्तम, कि सब चीजों के अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या है? वो है यहां बैठे हुए वो सब लोग हैं जिन्हें इस देश के संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में, उसके दिए हुए मूल्यों में आस्था है। ये हमारा शुरुआती बिंदु है। आज से 20 साल पहले यदि आप कहते मुझे संविधान में आस्था है, कोई पलट के आपकी तरफ देखता भी नहीं, अरे सबको होती है, तुम क्या खास हो। लेकिन आज ये कहना कि मुझे संविधान में आस्था है, अपने आप में एक बड़ा बयान है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज इस देश में जिन लोगों की संविधान में आस्था नहीं है, वो सर्वोच्च सत्ता के पदों पे बैठे हुए। संविधान का सहारा लेके संवैधानिक पदों पे बैठने वालों को संविधान में आस्था नहीं है, संविधान के मूल्यों में आस्था नहीं है। संविधान को तोड़ने, मरोड़ने और उसको समाप्त करने की हर रोज साजिश की जा रही है। अब तो इनके लोगों ने लिख के भी बोलना शुरू कर दिया कि संविधान बदल देना चाहिए। ये सब बातें चलनी शुरू हो गई हैं। इसलिए पहली बात कि हमें संविधान में आस्था है। दूसरी बात कि आज संविधान में आस्था न होने वालों का राज है, इसलिए आज संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, गणतंत्र पे खतरा है। इसलिए हम आज यहां इकट्ठे हुए। What brings us together are two absolutely fundamental convictions. One, that we have faith in the basic values of our constitution and the democratic institutions. And two, that we think that there is an assault on constitution and democratic institutions. This is why we are here. ये हमला कहां है, कैसे है, उसकी व्याख्या इस रेजोल्यूशन में की गई है। मैं एक एक बात उसकी बोलूंगा नहीं। हम रोज सुबह अखबार देखते हैं, रोज कोई नया हमला होता है। कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे होता है, कभी सीधा बोला जाता है कि नहीं संविधान बदल दो, कभी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक धन्ना सेठ के हाथ में कैसे नाचती हैं उसकी खबरें आती हैं। हर रोज इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पे हमला होता है, सामाजिक न्याय पे हमला होता है, लोकतंत्र पे हमला होता है।
इसीलिए आज की इस कन्वेंशन में हमने कहा नेशनल कन्वेंशन फॉर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, क्योंकि इन्हीं तीनों स्तंभ पे रोज हमला हो रहा है। मैं उसकी विस्तार में व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि उसे समझने वाले लोग ही आज की कन्वेंशन में आए। तो मैं तीसरे कदम पे बढ़ता हूं। तीसरी हमारी आस्था क्या है, हमारी समझ क्या है जो हमें यहां लेके आती है? तीसरी समझ यह है कि इस देश में संविधान की रक्षा करने वालों की कमी नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ऊर्जा की कमी नहीं है। इस देश में विचार है, विचारवान है, कार्यकर्ता है, पूरे देश में है, बस दिखाई नहीं देती। इस देश में बहुत ऊर्जा है, तमाम संगठन है, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना जान बलिदान करके इस देश को बचाना चाहते हैं। उनकी कमी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि आज इस कमरे में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। इस देश को बचाने की संकल्प वालों की कमी नहीं है, मगर ये दुनिया में होता है। बुरे लोग बहुत आसानी से संगठित हो जाते हैं और अच्छे लोग बिखराए छितराए रहते हैं। बेईमानों की एकता करवाना बड़ा आसान काम है, ईमानदार लोगों को साथ लाना बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए आज इस देश पे हमला करने वाले छुट्टे घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कहीं उनको विश्वास है कि नहीं, अच्छे लोगों को तो बहुत समय लगेगा एक साथ आने में, तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे। तो हमारी आस्था यह है कि इस देश में देश बचाने की ऊर्जा की कमी नहीं है, उसे केवल संगठित करने की जरूरत है। वो ऊर्जा मुख्य धारा के राजनीतिक दलों में है कुछ, लेकिन मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बाहर बहुत ऊर्जा है इस देश में। So the third conviction is that there is enormous energy, ideas, resources available in this country to take on the challenge of saving the country and the constitution. But much of that energy is outside mainstream big political parties. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस ऊर्जा को संगठित करना। अखबार पटना, बेंगलोर और मुंबई की इंडिया कोalition की बैठकों के बारे में सूचना देते हैं आपको, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाहर भी बहुत बड़ा दायरा है जिसको इकट्ठा करना जरूरी है। और आज जीतेगा इंडिया कन्वेंशन में हम उस बड़े दायरे को इकट्ठा करने आए। मैं देख रहा हूं अपनी आंख के सामने, तेलंगाना से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, असम से हमारे साथी आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, कर्नाटका से हैं, केरला से तो पूरा एक मंडल आया है हमारे पास बातचीत करने के लिए, बिहार से, झारखंड से, कौन सा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से तो पूरा प्रतिनिधि मंडल है हमारे पास। देश के कोने कोने से यहां वैसे ही लोग आए हैं जो देश बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के दायरे के अंदर नहीं। आज इस जीतेगा इंडिया कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में ये जो बड़ा दायरा है उस दायरे को समेटना और उस दायरे का जो चुनावी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं
उससे समन्वय करवाना, अलाइनमेंट करवाना, कोऑर्डिनेशन करवाना, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। तो 3 बातें मैंने अब तक कही। इन 3 बातों को व्यवहार में उतारने के लिए क्या करना होगा? अगर हमें संविधान से प्यार है, आज संविधान पे हमला है, उसे बचाने की ऊर्जा है, उसको संगठित करेगा। संगठित करके क्या करेंगे? बीजेपी को हराएंगे, कोई शक नहीं है। आज ये वक्त है जबकि नाम लेना होगा, बताना होगा बीजेपी और आरएसएस इस देश के दुश्मन हैं। ये दिन रात कहते हैं ये देशद्रोही, वो देशद्रोही, जो पसंद नहीं हो। हमारी कविता कृष्णन बहन बैठी है, इनको 4 स्टेटमेंट पसंद नहीं आते, देशद्रोही। अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम हो, आरएसएस बीजेपी वाले, जो भारत मां के 2 बच्चों में, हिंदू मुसलमान में दिन रात झगड़ा करवाए, नफरत फैलाए, हिंसा करवाए। उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? तो निश्चित ही बीजेपी को हराना है आने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जैसा विजय जी ने भी कहा, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, इसे आप आने वाली संविधान सभा के चुनाव के रूप में देखिए। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव गया तो हमारा संविधान गया। संविधान बचाना है तो ये साधारण चुनाव नहीं है। इसलिए इस चुनाव में सामान्य कायदा, सामान्य धर्म, किंतु परंतु की बातें, इस सब की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जब घर में आग लगी हो तो 2 ही पार्टियां दुनिया में दिखती हैं, कोई तीसरी पार्टी नहीं होती। एक पार्टी वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है, और एक पार्टी वो जो पानी लेके आ रही है। बस कोई तीसरी पार्टी नहीं है इसको। और हम आज इस देश में आग बुझाने के लिए पानी वाली पार्टी के साथ हैं। कोई बाल्टी लेके आएगा, कोई लोटा लेके आएगा, कोई पाइप लेके आए, जो जैसे लेके आए। किसी की बाल्टी का रंग लाल है, किसी की लाल बाल्टी का रंग नीला है, पीला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आग बुझाने की जरूरत है। तो निश्चित ही 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना और बीजेपी के खुले और छद्म दोनों तरह के सहयोगियों को हराना। कुछ तो उनके खुले सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में हैं, बिहार में हैं, लेकिन कुछ उनके छुपे हुए सहयोगी भी हैं, तेलंगाना में हैं। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन है वो बीजेपी के पार्टनर। तो बीजेपी के ओपन और हिडन दोनों तरह के एलाइज को हराना पड़ेगा, ताकि जब 2024 में इस देश के संविधान पे चर्चा हो तो हमारे पास संविधान बचाने वालों का बहुमत हो, संविधान को तोड़ने वालों का बहुमत ना बन पाए। लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी। इतना कहना भी काफी नहीं है कि बीजेपी हराओ। जब जनता के पास जाते हैं, वो कहते हैं भैया हराओ हराओ तो ठीक है, ये बताओ किसको जिताएं। आज ये कन्वेंशन वो कदम उठाने के लिए भी आई। इससे पहले तक हमारे मन में संदेह था। भारत जोड़ो यात्रा भी जब चल रही थी तब भी संदेह था। आप लोग कहते थे कि जी आप कांग्रेस के साथ हो गए हो। हम कहते थे ना भाई, किसी पार्टी के साथ नहीं है, आप तो यात्रा के साथ चल रहे हो। हम कहते थे जो देश बचाना चाहता है उसके साथ है, कल कोई ऐसी यात्रा दूसरी पार्टी निकालेगी उसके साथ भी हो जाएंगे। वो कहते जी आप बड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आता था। लेकिन अब हमारा काम आसान हो गया। अब इंडिया नामक गठबंधन बन गया है, और इंडिया गठबंधन बनते ही हमारी दुविधा कम हो गई। अब हम कह रहे हैं, और देखिए ना इसका असर।
इंडिया गठबंधन ने जब से अपने आप को इंडिया कहना शुरू किया है, प्रधानमंत्री को, इनकी पार्टी को, इनके दरबारियों को देश के नाम से ही एलर्जी होनी शुरू हो गई है। मतलब सच बात यह है, कल को विजय जी से मेरा झगड़ा हो और ये अपना नाम देवेंद्र रख ले जो मेरे पिताजी का नाम था, तो मैं अपने पिताजी का नाम बदलने पे अगर आ जाऊं, इसका मतलब है मैं विजय जी से बहुत डरता हूं। यही स्थिति आज इस देश में हो गई है। यही लोग थे जो कल तक कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, इंडिया स्टार्टअप, इंडिया ये, इंडिया वो, सैकड़ों कार्यक्रम बनाए। बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, और आज कहते हैं इंडिया नहीं, इंडिया नहीं। मतलब घबराए हुए, डरे हुए, ऊपर से नीचे तक डर गए, जिसका मतलब है हमारा काम आसान हो गया। और आज इस कन्वेंशन में हम आए हैं कहने के लिए कि सिर्फ बीजेपी हराओ काफी नहीं है, अब हम साफ कहते हैं इंडिया गठबंधन को जिताओ, क्योंकि वो 2024 में इस देश की संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा औजार है। कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। किंतु परंतु के जमाने निकल गए, सब कुछ होगा। क्या इन सभी पार्टियों से हमारा मतैक्य है? नहीं है। क्या इनके विरुद्ध हमने सम्मेलन नहीं किए हैं, संघर्ष किए हैं, और हो सकता है कल को फिर करेंगे। लेकिन आज देश में जो खड़ी है, जो आपात धर्म है इस वक्त कोई किंतु परंतु का समय नहीं है। बिल्कुल साफ बोलना होगा। एक वो शेर भी है ना, किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत से, बिना नाम लिए बहुत अफसाने हैं इस देश में। अब नाम लेने का वक्त है। नाम लेके कहेंगे इस वक्त संविधान को बचाने का सबसे बड़ा औजार इस देश में हमारे हाथ में इंडिया नामक गठबंधन है, और हम सब यहां मिलकर खुलकर उसे समर्थन देने के लिए खड़े हुए। लेकिन ये वो सम्मेलन नहीं है जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने लिए करेंगी। हम अजीब किस्म के लोग हैं जिन्होंने लगभग सारा जीवन इन्हीं पार्टियों का विरोध करने में लगाया, संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, लेकिन आज इसका समर्थन करने आए हैं। चूंकि और इसलिए आपकी आवाज का वजन ज्यादा होगा। जब इनमें से किसी पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगने जाएगा, लोग कहेंगे हाँ तुम तो पहले भी आते थे, तुम तो हमेशा रहते हो, तुम तो उनके साथ होगा। लेकिन जब यहां के लोग जाएंगे, जब प्रोफेसर आनंद कुमार कहेंगे, लोग कहेंगे तुम तो इमरजेंसी में कांग्रेस का गजब विरोध करते थे। लोग कहेंगे तुमने तो 25 साल तक कांग्रेस की खाट खड़ी करके रखी हुई थी, तुम आज कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट देना है, इंडिया को वोट देना है। जब ये आवाज आएगी तो लोग ठिठकेंगे, लोग सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा है, सचमुच कुछ हुआ होगा। जब ये कहेंगे कि एक संकट है, हमारे पीछे कॉमरेड दिलीप बैठे हैं, दिलीप सिंह जी हरियाणा से 19 महीना इमरजेंसी में जेल में थे, और वो आज आके कह रहे हैं कि नहीं, आज इंडिया कोalition को वोट दो, आज कांग्रेस को वोट दो, देश बचाने के लिए काम करो। इनकी आवाज को दुनिया सुनेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा भाई ये कुछ अलग है। अगर ये बोल रहे हैं तो ये स्वार्थ की बात नहीं है, स्वार्थ से आगे बढ़ के बोल रहे हैं। आखिरी बात, कैसे करें? तो ये तो हमने सब कर लिया। हम कौन हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या खतरा है, खतरे का मुकाबला क्यों करना है, किसके पक्ष में, किसके विरोध में, सब बात कर ली हमने। कैसे करना है और आज के इस कन्वेंशन से क्या निकलेगा, इसका प्रस्ताव आपके सामने। प्रस्ताव ये है कि हम एक व्यापक और खुला राष्ट्रीय मंच बनाएं और सब साथियों को उसमें इनवाइट करेंगे, हाथ जोड़ के। कोई इसमें वो नहीं कि भाई हम घराती बाराती। आज आपको यहां दो नाम दिख रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। लेकिन आप इतना समझ लीजिए
इन दोनों ने दरी बिछाई और इनका काम पूरा हो गया, चलो साइड में हट जाएंगे। अब जो दरी पे बैठे इस देश को बचाने के लिए, उसका है ये मंच, सिर्फ इन दो का नहीं है, कोई घराती बराती का अंतर नहीं है। जो संगठन आए, आज आए और अगली बैठक में जिनको हम बुलाएंगे, वो सब मिलकर एक व्यापक और खुला मंच बनाएंगे। हर संगठन अपना अपना नाम रखेगा, अपने अपने काम करेगा, किसी को अपना नाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, झंडा छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेटर हेड छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 24 तक हम मिलके काम करेंगे, इस देश को, संविधान को बचाने के लिए हम मिलके काम करेंगे। क्या करेंगे? देश की 100, 125, 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी चिन्हित करके उसमें कार्यकर्ताओं को भेजेंगे। बीजेपी चुनाव इसलिए नहीं जीतती कि बीजेपी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत पार्टी है या उसके कार्यकर्ता कोई बहुत मजबूत है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि बीजेपी के पास आरएसएस है, उसके पास संघ परिवार है, और ये जो इंडिया कोएलिशन है, इसके पास ताकत है, कार्यकर्ता है। इसके पास संघ परिवार नहीं, इसके पास अपना बड़ा परिवार नहीं है। तो मैं कहता हूं दोस्तों, बिना लाग लपेट और झिझक के कहता हूं, कम से कम मई 2024 तक हम इनके लिए आरएसएस जैसा काम करेंगे। हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जोड़ेंगे और एक व्यापक समूह बनाएंगे जिसमें काम करें। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे, वहां पे अपनी टीमें भेजेंगे, 6 महीना पहले से काम शुरू कर देंगे। टिकट किसको मिलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कम्युनिकेशन, रोज सुबह जो बीजेपी झूठ चलाती है इस देश में नया, उस झूठ की काट करने के लिए हम एक टीम बनाएंगे। इनकी ट्रोल आर्मी है, तो हम एक ट्रुथ आर्मी खड़ा करेंगे जो इनकी ट्रोल आर्मी का मुकाबला करेगी रोज। ये सब काम करने के लिए कब से शुरू करेंगे? हम बस अगले 72 घंटे में शुरू कर देंगे, क्योंकि समय नहीं। कई साथी तो कहते हैं पता नहीं चुनाव दिसंबर में ही हो जाए, कोई पता नहीं। तो 2 अक्टूबर को वर्धा सेवाग्राम में हम कुछ साथ, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन नहीं करेंगे, कुछ साथियों के साथ शपथ लेके, जो शपथ आज हम यहां पे लेंगे वैसी शपथ लेके हम इसको शुरू कर देंगे। और जगह जगह, गांव गांव, हर मोहल्ले में, शहर में शपथ लेंगे संविधान बचाने की, शपथ लेंगे संविधान बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की, और वो करते हुए हम इस देश में काम शुरू कर देंगे। बाद में मीटिंग होंगी, इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइज होता रहेगा, हम अपना काम तत्काल शुरू कर देंगे। ये है इस प्रस्ताव की मूल भावना और मुख्य बातें। हम सब यहां आए, एक बार फिर से धन्यवाद। और एक बार फिर मैं वही बात याद दिला दूं, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद कभी ना कभी हमारी आने वाली पीढ़ी में लोग हमसे पूछेंगे कि आप 2024 में जिंदा थे, आप क्या कर रहे थे? देश में ये हो रहा था, देश को तोड़ा जा रहा था, संविधान ध्वस्त हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? और मैं चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं मैं इस ऐतिहासिक कन्वेंशन में आए सभी साथियों को, कि कम से कम हमें, जब हमारे बच्चे पोती नाती जब पूछेंगे हम होंगे या ना होंगे, हमें या हमारी रूह को नीचे अपने जूते की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंख डाल के हम या हमारी रूह कह सकेगी, जब देश बचाने का वक्त था तब हम खड़े थे, हम अड़े थे, हम लड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। For those who do not understand Hindi, please note that running translation is happening on the 2 screens. This meeting will largely be conducted in Hindi,
So this arrangement is here for you. जो अभी आपने सीपी जॉन जी से और योगेंद्र जी से हमारा रेजोल्यूशन सुना, किसी के पास यदि रेजोल्यूशन की कॉपी ना हो तो हमारे वॉलंटियर्स भूल रहे हैं, रेजोल्यूशन अभी हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, तो आप प्लीज अपना कॉपी ले लीजिए। अब हम हमारे बीच में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और भारत जोड़ो अभियान के अलावा जो 37 और संगठन आए हैं, उनके कुछ लीडरान हमारे सामने अपनी बात रखेंगे, हम उन्हें सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सांसद अजीत भुइयां जी को, आप प्लीज सामने आइए, सोफा पर बैठिए। न्याय से शुरू होना चाहिए ये हमारा सफर। तो सबसे पहले मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. कोलसे पटेल को मैं अनुरोध करता हूं। सभी मेरे भाई और बहनों, आपको याद होगा 1 साल पहले हम यहाँ बैठे थे, अब तब मैंने कहा था कि हमारी क्लियर कट लाइन होनी चाहिए कि हम सबके दुखों की जड़ आरएसएस की जहरीली विचारधारा है। और उसके बाद राहुल जी आए, बात हुई, उनसे भी बात हुई और तब सबने भी मुझे सपोर्ट किया था। मेरे लोक शासन आंदोलन करके पार्टी है, जस्टिस सावंत और जस्टिस मैं ये पार्टी स्थापित की थी मोदी आने के पहले, लेकिन मोदी आने के बाद हमने बंद कर दी थी। आज हम नागपुर में काम कर रहे हैं। अब नागपुर में काम करने का हमारा मकसद भी मैंने वहां बोला, नागपुर में बोला कि सभी देश भर में मच्छर हमें काट रहे हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति नागपुर में है। तो हमें नागपुर को साफ करना होगा पहले, और ये नागपुर साफ करने के लिए हम लोग का पहले काम से जुटे हुए हैं। आप सबके मैं सहकार्य की अपेक्षा करता हूं कि हम लोक शासन आंदोलन पार्टी के माध्यम से, जैसे अभी योगेंद्र ने कहा, हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं देश की संविधान बचे, देश की डेमोक्रेसी बचे और देश बचे, हम भारतीय बचे। मैं सिर्फ एक ही एजेंडा की कॉपी में आप सबको सर्कुलेट करता हूं, क्योंकि आने वाली पार्टी भी क्या करेगी? यदि 76 का रिपीटेशन होता है तो इंदिरा गांधी इंसान थी, मोदी इंसान नहीं है। यदि हम अर्धवट पार्टी बना के इनको हराएंगे और 4-6 महीने में हमारे झगड़े होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सबकी गर्दन कर जाए। इसलिए हम लोगों को कॉन्फिडेंस में देना चाहते हैं, लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम जो काम करेंगे वो आपके लिए होगा और ये सरकार आपकी होगी। जब तक ये विश्वास लोगों को नहीं देंगे हम, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूं, बड़े ठंडे दिमाग से हमारे सब इंटरेस्ट हमने छोड़ दिए, हम सिर्फ देश बचा रहे हैं। और देश बचाने के लिए मैं तो 76 से बोल रहा हूं कि आरएसएस हमारे सभी दुखों की जड़ है। तो मैं क्या भाग्यहीन जिंदगी में सहता हूं वो मुझे मालूम। हम उनका टारगेट है, उनका आरोपी ने कोर्ट में बोला है कि कोई से बड़ा हमारा टारगेट है। तो इससे ना हम मरने से डरते हैं, हम जेल से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं। मैं सबको विनती करता हूं कि हमसे एक दिल से आने वाली सरकार बचाने के लिए, और आने वाली सरकार हमारी ऐसे हर दिन हर नागरिक को बात सुनने के लिए हम सब ने काम करना चाहिए। जय भारत, जय नॉट इंडिया। बिकॉज सब ये सब जो हुआ, मैं भी यहां आया बिकॉज ऑफ योगेंद्र यादव।
और इसीलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने देखा रास्ते में चलते समय कितना अपमान हुआ, कितनी तकलीफ हुई, सब सहने की ताकत जो योगेंद्र में है, मैं इसको सलाम करता हूँ। नमस्कार। कम से कम मेरा तो बहुत सारे आंदोलन का प्रेरणा और हमारे बीच में उपस्थित लड़ाकू लीडर कविता कृष्णन जी को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। इस बहुत ही जरूरी कन्वेंशन में मैं बहुत संक्षिप्त दो चार बातें बहुत संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ। सबसे पहला ये है कि देखिए, लोकतंत्र की बातें, लोक सत्ता की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये हम समझ लें कि हमारी लड़ाई में बड़ी बाधा ये है कि सरकार भी कर रही है, और सरकार का मतलब लोकतंत्र से ये है कि लोगों की तरफ से तंत्र बोलेगा। तंत्र ने जो कहा, सत्ता ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा, वही लोगों की बात। तो इस चीज में फर्क करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान ये टांग करके वो माने जैसे किसी की फोटो टांगी जाती है और कहा जाता है कि उसको माला पहना दीजिए, उसी तरह से ये संविधान को माला पहनवा रहे, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की माता ये देश है। लेकिन लोकतंत्र की माता कोई खास देश नहीं हो। लोकतंत्र वही रोज पैदा होने वाली चीज है जहां पर लोग प्रतिरोध करते। लोकतंत्र के दिल की धड़कन लोगों की प्रतिरोध की, सत्ता के विरोध में बोलने का की जो क्षमता है, शक्ति है, वो है लोकतंत्र। इसका मतलब नहीं है कि एक बार वोट देती है और उसके बाद सत्ता जो कर रही है, सरकार जो कर रही है, उसके साथ ताली बजाने का काम करती है। तो इसमें जो बात यहाँ पर योगेंद्र जी ने कहा कि भाई इंडिया नाम रखा गया कोalition का, तो ये कहने लग गए देश का नाम भूल गए। देखिए, ये देश को तोड़ने का जो काम करने वाली आरएसएस है, ये हमेशा लड़ाती है, बांटती है देश। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मणिपुर में बांट रही है, और आज वो देश को भी बांट रही है। और आज से नहीं है, ये काफी पहले से, भारत वर्सेस इंडिया ये काफी पहले से कर। एक उदाहरण मैं दे दूं कि 2013 में जिस समय बलात्कार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, और मैं ये इस बार याद इसलिए दिला रही हूँ कि भाई ये जो कह रहे हैं कि हमने विमेंस रिजर्वेशन पास किया का क्या मतलब है? चुनाव से पहले वोट के लिए दिखा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, पता नहीं कब आप लोगों के हाथ में, बाद में वो कह देंगे कि जुमला था 15 लाख की तरह। तो ये जो कह रहे थे कि उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि बलात्कार इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं होते। उसका मतलब भारतीय संस्कृति के साथ, और भारतीय संस्कृति का मतलब पितृसत्ता और जाति प्रथा, उसमें रहेंगी महिलाएं तो वहां बलात्कार नहीं। और अगर ये महिलाओं के अधिकार के साथ रहेंगी, अपना इक्वालिटी के साथ, समता बराबरी के साथ महिलाएं रहेंगी तो फिर बलात्कार तो होगा। ये और इससे पहले बात जाती, आरएसएस ने भारतीय का, भारत और इंडिया के बारे में क्या कहा, मैं गोलवालकर के शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। और ये बात मुझे लगता है कि हमारे प्रचार का एक मेजर बात होनी चाहिए। बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर लिखे हैं कि भाई भारतीय नाम, वैसे तो आर्य देश होना चाहिए देश का नाम, लेकिन आर्य नहीं तो भारतीय चलेगा, लेकिन भारतीय का मतलब हिंदू होना चाहिए। और ये बड़ी दुख की बात है, और मैं पढ़ रही हूं आपको। वो कहते हैं कि दुख की बात है कि सामान्यतया यह भारतीय या इंडियन शब्द के अनुवाद के रूप में लोग प्रयोग करते हैं आजकल, जिसमें इस देश में रहने वाले मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि सभी जो कम्युनिटीज हैं, सभी समुदाय हैं, उनका समावेश होता है।
और इस तरह का जो भारतीय शब्द का प्रयोग है लोगों के आम बोलचाल में, यह एक विशिष्ट समुदाय यानी हिंदू समुदाय का लक्ष्य ये नहीं बताता है। और इसलिए केवल हिंदू, देश के लिए केवल हिंदू राष्ट्र ही नाम चलेगा। इसका मतलब समझिए कि ये जो आप भारत को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया दैट इज भारत, ये है संविधान में। अब आज वो इंडिया को डिलीट कर रहे हैं, कल भारत को डिलीट करेंगे और उसके साथ साथ रिपब्लिक को डिलीट करेंगे। और उसका मतलब है पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक के जो राइट्स हैं, उसको डिलीट करेंगे। यही उनका मकसद है, आरएसएस का मकसद यही है। उसका कोई भारत और इंडिया से मतलब नहीं है। वो साफ कहते हैं कि भारत में अगर आपने हिंदू के अलावा सबको शामिल किया, और उसमें हिंदू का परिभाषा यही है भाई कि आप अगर नफरत नहीं करते दूसरों से तो आप किस बात के हिंदू हैं। तो हिंदू के अलावा नफरत के आधार पर जिसको जोड़ा जा रहा है, उसके अलावा सभी को बाहर करिए, तब आप देश में रहेंगे। और इसमें जो 2 अक्टूबर को ये अभियान शुरू किया जा रहा है, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि गांधी जी को भी ये क्या कह रहे हैं गांधी जी को याद करिए तो फोन पे आ रहा है मैसेज कि भाई स्वच्छता का मतलब गांधी जी समता के हैं, गांधी जी सहोदर भावना के हैं। और उसके लिए यही चीज जो गोलवलकर ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं का देश, और गांधी जी ने कहा कि ये सबका देश, और उस सबका देश कहने के लिए कि इसमें मुसलमान भी इस देश का हिस्सा होंगे, उसके लिए आरएसएस विचारधारा पे किसी ने गोली मार के उनकी हत्या की। ये चीज आपको 2 अक्टूबर के दिन सरकारी जो मीडिया है, मोदी मीडिया, उससे सुनने को नहीं मिले। ये बात लोगों को कहना कि जिस भारत के लिए, जिस इंडिया के लिए गांधी जी की जान भी गई, ऐसी इंडिया जिसमें सब शामिल होंगे, इस इंडिया को बचाने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, जिसमें अधिकार होगा सबका कि वो सत्ता से सवाल पूछे, इसको बचाने के लिए अभियान चल रहा है। बात किसी पार्टी को हराने का नहीं है, बात इंडिया को जिताने का है, बात भारत को जिताने का है। मैं इसी बात के साथ बस यही कह करके समाप्त करूंगी अपनी बात कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे इसमें जरा भी हिचक नहीं है, जरा भी डाउट नहीं है कि अगर 2 अक्टूबर से लेकर के चुनाव जब भी होगा तब तक और चुनाव के बाद, क्योंकि अगर जब इंडिया जीतेगा उसके बाद भी कोalition जीतेगा, लेकिन उसकी शुरुआत होगी वो आगे इंडिया में ये जो नफरत का पूरे सबके नसों में नफरत घोल दिया गया है, उसमें प्यार घोलने का काम करना, ये 2 अक्टूबर को शुरू करेंगे हम सब एक साथ मिल करके करने का। लेकिन वो चुनाव के दिन समाप्त नहीं होगा, उसके बाद भी इसको चलाने का काम, ये जो नफरत फैला है इसको हटाने का काम, उसकी जगह प्यार घोलने का काम लंबा काम है, जरूर करेंगे। लेकिन इसको करते हुए इस चुनाव में देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। थैंक यू ललिता जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ राज्यसभा सांसद असम से आंचलिक जनमंच का अध्यक्ष अजीत भुइयां जी को अपनी बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा अजीत भुइयां जी फ्रॉम असम इज नाउ addressing. He said कि told me कि 5 minutes, और 3 मिनट मेरा नाम के साथ जोड़ ले रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में मुझे 3 मिनट देते हैं एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो रोज मैं 3 मिनट में बोलना पड़ता हूँ, कभी 1 मिनट बढ़ा देता हूँ। आज 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। So respected dignitaries on the dais and my fellow countrymen, and especially respected Jeethega ji, I'm happy to be amongst you in the August gathering today. Last February में हम लोग यहाँ एक कन्वेंशन किए थे
तो उसमें मैं हिंदी बोलने को जब ट्राई किया तो लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो और भी थोड़ा इंस्पायर करने से मैं और बोल पाऊंगा। विनोद के सामने हिंदी बोलना, लेक्चर देना बहुत मुश्किल की बात है। इवन आई एम ट्राइंग। तो असम से अभी हम डॉक्टर बरुआ, मनोरमा शर्मा इमरजेंसी में विक्टिम थे, और मलाकार जनरल सेक्रेटरी, some of my colleagues, they have come here to attend the convention. At the outset, पहले मैं I must admit that it is very difficult to speak in front of the luminaries whose thoughts, words, and writing immensely influenced me and my work. बहुत मुश्किल की बात है इन लोगों के सामने बात बोलना। तभी भी मैं कुछ दो चार बातें बोलूंगा। टुडे वी हैव टू स्पीक। आज बोलने का टाइम आ गया, बोलने का नहीं करने का भी टाइम आ गया। हिंदी करेक्ट हो रहा है मैं? पहले बहुत क्लेम करते थे, आज अब तक क्लेम नहीं पड़ा। तो आज बोलने का समय आ गया, प्रोटेस्ट करने का समय आ गया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आज जोगेंद्र जी ने जैसे बोला कि कल से स्टार्ट करना चाहिए। ये जो देश में नफरत जो फैलाया, देश को जो डिवाइड किया, बाय डिवाइडिंग द सोसाइटी दे हैव बीन इम्पोजिंग ऑल एंटी पीपल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। उसको हटाना है, कल से काम करना है। वी मस्ट फाइट यूनाइटेडली, और इस कन्वेंशन से यही मैसेज जाएंगे। और यहाँ में गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा कि लोग अभी डरते नहीं, लोग समझ गए, दे विल स्पीक, दे विल फाइट एंड थ्रो यू फ्रॉम द टॉप। ये बोलना चाहिए। मैं इस मौके पर थोड़ा अपने बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ, because it is very relevant for me today. I am a journalist. I was a journalist. I was the editor of the largest circulated daily and weekly of my state, and later on a satellite news channel. As a journalist, I always stood for right to freedom of speech, इसलिए मैंने लड़े थे। तो आपको ये बोलना चाहता हूं कि मेरी 45 इयर्स करियर में मुझे 5 बार जेल में बिता दिया। They put me behind bars. I didn't compromise. They wanted to pursue me, लेकिन मैंने जेल दिया, बार बार जेल दिया। नौकरी भी मेरा चला गया। बरुआ नोजी, डॉक्टर बरुआ नोजी, मालाकार नोजी। तो क्या हुआ वो तो मालूम ही है आप लोगों का कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनको क्रिटिसाइज करे। एक जगह तक वो लोग ठीक है, उसका बियॉन्ड जो आप कुछ करेंगे, हम लोग रास्ते में चले जाए। माय कलीग पराग कुमार दास was a brilliant student and he was a journalist. He was working with me, मेरे साथ काम किया था। तो हम लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोग रास्ते में आ गया। जब वो लोग हम लोग को अरेस्ट कर दिया and he was killed in broad daylight by some miscreants. पराग कुमार दास is a martyr. So 2 minutes. Please, our speaker. As we all know, democracy is deeply rooted in our soil. इस डेमोक्रेसी अभी खतरे में है, हम लोग सब जानते हैं। आप लोग को बोलने का कुछ नहीं। तभी भी इस रिजोल्यूशन में जो मेंशन किया गया है, I support the resolution wholeheartedly, और हम उनको कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे वो हम चर्चा करेंगे। On 24th we organized a convention in Guwahati. You must have heard
जुगेंद्र सिंह गए थे, तो कहते लोग वहां में आए थे। तो सिचुएशन है सेम ना, अब वो सिचुएशन नहीं है, लोग डरते नहीं है। ये मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि अभी उनको डरा के हम लोग को रूल किया इन लोगों ने 9 years, अभी उनको भी पता हो गया कि डरते नहीं, इसलिए आज कन्वेंशन में वो लोग डर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को कैसे खत्म किया जाए। जैसे बोले हैं जुगेंद्र जी ने, मैं सपोर्ट करता हूं, वी आर नॉट इंटरनेशनल। राष्ट्रद्रोही हमको 3 बार बनाया गया था, लेकिन वी आर नॉट राष्ट्रद्रोही। दिस बीजेपी एंड आरएसएस गैंग, they are international, they are राष्ट्रद्रोही। So friends, people in power always think that there will be an everlasting reign. बात ऐसा है कि 1000 years हम रूल करेंगे, हिटलर ने बोला था, सोचा था, लेकिन कितना हुआ? ओनली 12 years। हिटलर नहीं चला गया। नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, ये लोग कौन है? ये लोग देश चला रहा है। मोदी जी ने आजादी कर देते और आसाम में छोटा छोटा आजादी कर लेके हेमंत बिश्व शर्मा का फैमिली में बिजनेस किया। सो we will continue to fight against all such powers in the past also, and we will fight again with these few words. I once again extended my support to you and Bharat Jodo Abhiyan। मुझे बहुत अच्छा लगा, and we are planning in Assam to hold this kind of convention in all districts and sub-divisions. Thank you so much. थैंक यू अनिल जी। अब मैं रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मंगलराम पासला जी को अनुरोध करता हूँ। पासला जी का नाम किसान आंदोलन के दरमियान तो 100 बार सुने हैं, पहली बार मैं दर्शन कर रहा हूँ। सर। मैं इस बात की माफी चाहता हूँ कि कार में आते आते रास्ते में जाम लग गया, इसलिए मैं लेट हो गया। बहुत से हमारे दोस्त, बहुत बड़े स्कॉलर्स, हमारे नेता मंच पे बैठे हैं और आप इस सम्मेलन में जुड़े हो। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मंतव्य दिया और हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। ज्यादा बातें मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जो क्रक्स में बात समझ पाया हूँ, एक बात यह है कि इस देश में अभी जो संस्था राज कर रही है, उसने अपने जिंदगी के 98 सालों में कभी देश का, कभी लोगों का साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी। और बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि वो हमारे देश की सत्ता पे काबिज है। इसलिए उसे सब लोग जो उनके खिलाफ बोलते हैं, वो इंटरनेशनल भी लगते हैं, वो बुरे भी लगते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको जो एक सत्ता का मौका मिला है वो कंटिन्यूसली जिंदगी भर रहे। इस काम के लिए इस बात के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा बात है कि अभी देश में एक बहुत बड़ा माहौल अच्छा बन रहा है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों की जो नीतियां हैं, जो प्रचार है, उसके माध्यम से लोग परेशान हैं। पंजाब के लोग, मैं कोई गांव में हम जा रहे थे तो मुझे कहा कि आप घबराइए मत, हम पंजाब की धरती पे किसी बीजेपी वाले को नहीं आने देंगे। ये मुझे अच्छा लगा। किसानों ने कहा अपने देश की बात कीजिए, हमारे पंजाब की बात मत कीजिए। मैंने कहा इसलिए कर रहा हूं। मैं तीसरी बात मैं ये कहने वाला हूं कि बीजेपी और आरएसएस ने नीचे तक सरकार के मदद से एक पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। वो इतना झूठ मारते हैं कि लोगों का झूठ पे सच मानना संभव हो सकता है, और मोदी जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। अभी तक हमें
31 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उनके बारे में हमें नहीं कुछ मालूम बताया जा रहा कि वो शहीद कैसे हुए, किसने किए। जो पूछता है तो कहते हैं आप तो मिलिट्री की बेइज्जती करते हो, हमारे मिलिट्री के लोग शहीद हो गए, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए। जब उनकी बात पूछते हैं तो मुझे जवाब दे देता है। मेरा ये कहने का कि सत्ता पर चुनाव को जीतने के लिए वो कोई बड़े से बड़ा काम भी बुरा कर सकता है। वो किसी बड़े जगह पे हत्या करवा सकता है, वो किसी धार्मिक जगह के ऊपर हमला करा सकता है। मैं अमृतसर में बोल रहा था परसों, मैं कहा था कि कोई कह दे कि यहाँ ये 2 मुसलमानों ने ये काम किया तो शायद बहुत से लोग सुनेंगे नहीं हमारी बात को, वो धीरे वहां जाके वो शायद रिएक्शन करना शुरू कर दे कि जहां ये होगा। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। मेरा ये कहने का कि जो लोगों में एक भ्रम फैलाया गया मोदी की ओर से, आरएसएस की ओर से, मीडिया की ओर से, हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो आसान लड़ाई जीती तो जाएगी, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। बहुत एक बड़ी लड़ाई होगी और लड़ाई जीतने के हम समर्थ हैं, लेकिन हम एकजुट होकर जीतेंगे। नेक्स्ट बार 4th बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में संकीर्णवाद की कोई जगह नहीं है। जो ये कहता है कि लड़ाई में अकेला जीत लूंगा, कोई कहता है नहीं हम 1 नहीं 2 जीत लेंगे, ये लड़ाई एक देश के तमाम लोगों की मदद से जीती जाएगी जो इस देश को सेकुलरिज्म के आधार पर रखना चाहते हैं, जो सारे धर्मों का सत्कार करते हैं, डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और कम से कम इस देश को आजाद रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं। इसीलिए मेरा कहने का कि हर लोगों को, मैं कम्युनिस्ट आरएम की ऑर्गेनाइजेशन है रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं उनकी ओर से कहता हूं कि छोटी से छोटी ताकत को भी इस बड़े काम के लिए साथ में लाना चाहिए। कोई ऑल इंडिया में आ सकता है, अच्छी बात है, कोई स्टेट में आ सकता है, अच्छी बात है, ताकि हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन इस काम में अपना हिस्सा डाल सके। और नेक्स्ट बात ये मेरी मनवी है कि क्योंकि हम एक बड़े ऐसे आदमी से, ऐसी संगठन से हम वाबस्ता हैं, इसके साथ लड़ाई है हमारी, जो झूठ का भी पूरा नीचे तक जा सकता है, जो अत्याचार के हदें भी सब पार कर सकता है, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज है उसके लिए भी कर सकता है। वो इतना बेतरस है, इतना क्रूर है, उसको एक इनोसेंट आदमी मारने में ज्यादा उनके आदमियों को मुश्किल नहीं आती। तो संवेदनशील भी नहीं है। नहीं तो मणिपुर के बारे में जो हुआ, आपने सबने बोला होगा मेरे से पहले, एक प्रधानमंत्री जो कहता है कि फलां काम देख के मेरी आंख में आंसू आ गया, लेकिन मणिपुर को देख के किसी के आंख में आंसू नहीं आया, जो राज करने वाले लोग हैं। बहुत असंवेदनशील है, बहुत जालिम लोग हैं। तो मेरा ये कहने का कि उनका मुकाबला करने के लिए हमें, जो हमने कमजोरी की है भारत की आजादी के बाद, हमने आइडियोलॉजिकली फाइट नहीं किया। उन लोगों ने आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर लोगों को जो इंजेक्ट किया है वो पॉइजन किया है। हमें उस आइडियोलॉजी का मुकाबला करना होगा और साथ में जो लोग परेशान है इकोनॉमिकली, उनके लिए कुछ ना कुछ नया करना होगा, ताकि लोग ये समझे कि मोदी को हराने के बाद देश को अच्छा चलाने वाले लोग भी आगे आएंगे। मैं बस यही बात कहता हुआ कि रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे साथ एमसी पे यू है कामरेड ओमकार जी, जिसके बड़े नेता थे आंध्रा में, हम इस ऑल इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। हम मोदी को हराने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, अपनी सेवाएं, अपना काम, अपना जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। इन बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपकी बात सुनते फिर अपने और बात मन बनाएंगे। धन्यवाद। Sit with us. थैंक यू मोहम्मद राम जी। अब स्वराज अभियान के फाउंडिंग प्रेसिडेंट और इन दिनों अभी सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के मुख्य प्रचारक, मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु प्रोफेसर आनंद कुमार जी को रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत धन्यवाद अमित दा, बहुत शानदार जलसा हो रहा है।
इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत भाषण होने वाले हैं, इसलिए मेरा काम अब वही है जो आज से कई साल पहले होता था। अपने नेताओं को जब हम बुलाते थे तो सभा जमाने के लिए नारे लगाते थे। जब नारे जोर जोर से लगते थे, नेता कहते थे कि अब बोलने का समय आ गया है। तो मैं 2-3 नारे आपको जगह जगह से इकट्ठा करके लाया हूं, और वो नारे हम आप लगाएंगे, हमारी बात पूरी हो जाएगी। उसके पहले मैं 2 बात ये कहना चाहता हूं कि जो हो रहा है जनतंत्र का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज बिकॉज वी इग्नोर द वार्निंग ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर given at the time of inaugurating the constitution. He said that political democracy without economic and political equality will not survive very long, and that has happened. This is the second time we are facing the crisis, but as we overcame first time, this time also we will overcome. The second problem is what is missing today in the project of nation building. We have learned to live with multilinguality. अलग अलग भाषा, देश टूट जाएगा, देश नहीं टूटा। We learn to live with multilinguality. We learn to live with many castes, with provision of social justice. बहुत सी जातियां हैं, हम जब जाएंगे तो देश टूट जाएगा, वो भी नहीं हुआ। But we have not learned to live with multi-religiosity. हमारा जो अगला कदम होगा, जो हमारे बच्चों को हमको पाठ पढ़ाना है, हमको करना है कि ये देश बहुधर्मी है, बहुधर्मी था, बहुधर्मी है, बहुधर्मी रहेगा। किसी एक धर्म का न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। अब वो जो 3 नारे मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूं, अभी उत्तराखंड का सम्मेलन था, वहां बेटियों ने गाना गाया, जो हमको गाना सुनाया, आपके लिए सुनाया, वो ये है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा बनाया जाए जिससे इंसान को इंसान बनाया जाए। ऐसा मजहब आ जाए तो इंसानियत का हमारा जो फर्ज है वो हमको याद दिलाए। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, आरएसएस के रहते वो नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस की खेती डर पर है और नफरत पर है। दूसरा नारा जो बनारस से चला है, क्योंकि बनारस में उन्होंने गांधी का केंद्र तोड़ दिया, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, तो वहां पर नारा लगता है आजकल बनारस की गली गली में, जहां बनारस से 2 बार चुनाव जीते मोदी जी। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। आरएसएस की हिम्मत नहीं है आमने सामने की, ये तो राज्य सत्ता है। इसलिए ये बिल्कुल गलत प्रचार है कि उनका गांव गांव में प्रवेश है। वो पन्ना प्रमुख बना चुके, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, हमारे तो लोग आपस में नहीं एक रखते हैं। पार्टी में गुटबंदी है। अरे भाई सच देखो, हम कर्नाटक में थे, अमिता के साथ, योगेंद्र जी के साथ, विजय जी के साथ, कर्नाटक में देखते देखते रंग बदल गया। कहां है आरएसएस, कहां है पन्ना प्रमुख? हुकूमत जब तक उनके साथ थी, नुक्कड़ नुक्कड़ पे गुंडे खड़े थे, लड़कियों को, बूढ़ों को, बच्चों को परेशान करते थे। आज बंगलोर में जाइए, आज मैसूर में जाइए, आरएसएस हवा हो गई है। हुकूमत के बल पर ये हमारे मन में डर पैदा करते हैं, और हम भी उनके खेल में शामिल रहते हैं। तो उनके पास पन्ना प्रमुख है, गांव गांव में आरएसएस है। अरे बहुत बड़ा हिंदुस्तान है भाई बहनों, गांव गांव में नहीं है, वो तेलंगाना में नहीं है, वो आंध्र में नहीं है, वो पूरे दक्षिण भारत में नहीं है, वो बंगाल में नहीं है, वो बिहार में नहीं है, वो पंजाब में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है, वो राजस्थान में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहां है आरएसएस का पूरे भारत पर कब्जा? और तीसरा नारा वो इतिहास से आ रहा है। इतिहास से गांधी बोल रहा है, इतिहास से गांधी बोल रहा है, मोदी शासन। इतिहास से गांधी बोल रहा है, इतिहास से गांधी बोल रहा है। और वो वाला तो कह दीजिए, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे, मोदी हमसे, पुलिस को आगे, इंकलाब जिंदाबाद।
एक छोटा सा कार्यक्रम हमारा है कॉन्फेडरेशन के बहुत ही सीनियर लीडर्स का फेलिसिटेशन हम करना चाहेंगे। तो मैं सीपी जॉन जी को आई रिक्वेस्ट सीपी जॉन टू जॉइन मी इन दिस फॉर द फेलिसिटेशन। योगेंद्र यादव जी उत्तर प्रदेश वाले, नहीं जी हाँ सहीला आप भी एक बार प्लीज यदि some very senior leaders are being felicitated and we like may I now request Sri PRV Nambi sir, PRW Nambi sir to come. PRN Narayan Babishan. മധു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. അസാദി Both of you, put this shawl on. Both of you. First, yeah, once more, yeah. Yeah. Right. Thank you. Aaron sir. Yeah. Aaron sir. Yes, congratulations sir. धन्यवाद। PK Ravindran from Kashyap. There are veteran leaders from Kerala. Comrade Yogendra Yadav from UP will garland PK Ravindran. সুমন চন্দ্র বসা দাদা কোথায়? Very difficult to know. Shoulder. Avik is adorning the shawl. Thank you. फेलिसिटेशन वाला कार्यक्रम हो गया है अभी। पूर्व सांसद और नवन पंजाब पार्टी के लीडर डॉक्टर धर्मवीर गांधी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। स्टेज पे विराजमान बहुत ही सम्मानीय नेतागण और मेरे प्यारे दोस्तों जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ जीतेगा इंडिया सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। आज देश एक विशेष हालत से गुजर रहा है। मेरे जैसे लोग जो विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक सामाजिक जद्दोजहदों में या सामाजिक संघर्षों का हिस्सा रहे हैं, कभी लेफ्ट के साथ जुड़ के और कभी अलग अलग जो संघर्ष चले हैं उनके साथ जुड़ के, और अब जो
भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़ के जो इस समाज में जो बदलाव आए हैं पिछले 7-8 साल से, उससे बहुत आहत हैं। और जो एक समाज को जो धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, बांटा जा रहा है, और जो सामाजिक आर्थिक रूप में जो असमानता, जो एक बहुत नाबराबरी का जो माहौल बन रहा है, और जो राजनीतिक तानाशाही का जो माहौल है, और जो संस्थाएं हैं जो संविधान ने हमारी जमहूरियत की रक्षा के लिए बनाई थी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, और चाहे वो दूसरी संस्थाएं हो, जिस तरह उनका हनन किया जा रहा है, उनको जेल वाली जथेबंदी बनाकर, उनको संगठन बना के उसको यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है अपने विरोधी लोगों के खिलाफ, विरोधी पार्टियों के खिलाफ। और जो सभी देश के जो बुनियाद थी धर्मनिरपेक्षता की, जो बुनियाद थी जमहूरियत की, बोलने की आजादी की, उस सबको ध्वस्त करके जो एक तानाशाही का राज स्थापित किया जा रहा है। और देश की बुनियाद जिसके आधार पर हमारे संविधान के जिन्होंने संविधान बनाया, हमारे महान नेताओं ने, उसकी जो देश की आत्मा थी, जो इसका जो एक प्लुरलिस्टिक कैरेक्टर था, जो बहुलतावादी जो इसका जो संरचना थी, उसको तबाह करके एकात्मक भारत बनाने की जो कोशिश चल रही है, और जो धीरे धीरे उसको एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जो प्रयास हो रहे हैं। और जिस तरह से उसके लिए जो हमने पीछे कुछ महीनों से जो धर्म संस्थाएं हुई हैं, जिस तरह आह्वान किया गया है, और एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट करके उनके कतलेआम करके, जो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है, जो लगातार देश में पिछले जो पहली लोकसभा का सेशन था, जिस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट था 50 से, तो मैंने देखा कि किस तरह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा जैसे दूसरे संगठनों को खुली छूट देकर एक विशेष धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करने में, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने में खुली छूट दी गई। और दूसरी बार एक ऐसे कानून लाए गए, ऐसी बात लाई गई, जिससे धीरे धीरे देश को जो उसकी जमहूरियत है, जो एक लोकतंत्र है, उसको खतरे में डालकर उसके सर पे जो खतरा मंडरा रहा है, और जो देश की जो संरचना है उसको तबाह करके जो देश में एकात्मक भारत, हिंदू भारत बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है हम सभी लोगों के लिए, जो एक सुंदर भारत चाहते हैं, सभी का भारत चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं, सभी धर्मों का भारत चाहते हैं, गरीबों का भारत चाहते हैं, किसानों का भारत चाहते हैं, जो अलग अलग समय में इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो आज जो भारत जोड़ो अभियान और जो वामपंथी संगठन है, जो उनकी जो संयुक्त जो बैठक हो रही है, ये बहुत ही शुभ लक्षण है, ताकि उन सभी लोगों को जो इस मौजूदा सत्ता के खिलाफ जो 2 कदम भी चलना चाहता है, जो थोड़ा भी चलना चाहता है, सभी के लिए विशाल और साझा फ्रंट बनाने का समय आ गया है। विशाल और साझा फ्रंट ही इस मौजूदा सत्ता को चुनौती दे सकता है, इसे हरा सकता है। और अब पंजाब से आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पंजाबी लोग अपनी पूरी जी जान से आपके साथ हैं, और हम इन जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो देश की तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश के विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो देश की दुश्मन ताकतें हैं, उनके पांव नहीं लगने देंगे। और हर तरह से हम इंडिया के लिए काम करेंगे, इंडिया को जिताएंगे। जुड़ेगा भारत, बनेगा इंडिया, और इस स्लोगन को हम लोग आगे ले जाएंगे, और सभी लोगों को इकट्ठा करके हम एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जो भारत है उसकी रचना करेंगे, और 2024 में हम लोग इसके लिए डट के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। May I now request Professor Ajay from Kerala. He insists, I must say, from Kerala. Dear brothers and sisters, by way of introducing myself, I would like to mention my father's name, K. Madhavan, who was a freedom fighter, who participated in the historic salt and blue oil satyagrahas, and subsequently became a founder leader of the communist movement in Malabar. But towards the end of his life, he described himself as a Gandhian communist, and his autobiography was titled as Memories of a Gandhian Communist. And actually it sends a message especially to the communists in India. I'll be very brief.
in presenting my remarks regarding the resolution introduced here. The resolution comprehensively explains the scary social, political, and economic situation that prevails in our country under the present Hindu fundamentalist rule. And one point which I would like to add concerns the manner in which the present regime needs to be described. I remember a term used by the late Professor Bipen Chandra when I interviewed him in the beginning of the 1990s. He very categorically had then described the Sangh Parivar as counter-revolutionary force. And we all, those who read Bipen Chandra, know that he was insisting upon describing Indian national movement as a revolution. Actually, our national independence struggle was a huge revolution at par with the world revolutions. So Bipen Chandra categorically stated that Sangh Parivar was a counter-revolutionary force. So what has been going on in India for the past 9 years under the Sangh Parivar rule is a counter-revolution which negates all the achievements made by the secular governments that ruled India previously. And the last point, we stand for democratic socialism, deriving inspiration from scientific socialism and Gandhism, while simultaneously working towards uprooting the orthodox parts of these ideologies, especially Stalinism. Thank you for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, Professor. May I now request Professor Kodanga, President of Telangana Jan Samiti, to address us. Professor Kodanga, Telangana sir. नमस्कार। आज का प्रस्ताव मैं मेरी तरफ से पार्टी की तरफ से पूरी आमोद करता हूँ। I accept it completely, but I would like to say that the implementation is not going to be an easy task. Uniting all the forces, particularly in the realm of civil society, will be much more easier compared to uniting the political forces, which I think is going to be a difficult task, and that's where we need to put our efforts. And secondly, we also have a crony capitalist system in most of the states. They are appropriating the resources of the poor people. While enough government land is available around Hyderabad in Telangana, the government protects it, appropriates it through illegal means. I mean the leaders of the government. However, they snatch the land belonging to the poor farmers and sell it for public purposes. So this has been widespread. Around 5 lakh acres, to the best of my knowledge, is appropriated in Hyderabad, Telangana. And this appropriation is something that we need to address. A word perhaps mentioning about it, this issue has to be there in the resolution. I would also like to say that similarly the other resources are also appropriated. We are talking about equitable distribution of resources, but we must also mention that this assault on the resources enjoyed by the common poor people of this country is something that needs to be taken very seriously. Now another issue that also needs a special mention. As these governments appropriate a lot of wealth, they need to retain their power in the state, and when it becomes essential to retain and uphold power, they are indulging in malpractices. They use money in order to support the electoral processes, and that's what they do normally. And in the case of Telangana,
To win an election in an assembly constituency, you need something like 50 crores to 100 crores. Something unimaginable. In addition to that, other malpractices are worth mentioning. They remove names from the electoral rolls. At the last minute, you don't even know that they change the boxes. And there are many new types are emerging. As you know, the technology is being upgraded. We also have new forms of electoral malpractices. So very seriously. And also, this requires a lot of effort to win over people. At the last minute, it is the distribution of money which makes all the difference. When each voter is given 5,000 to 6,000 rupees, where will your voice go? So this is the kind of a situation in which we are living and must invent new practices in order to overcome the domination of these forces, crony capitalist forces. Finally, I would like to say that in the course of the Telangana movement, we always used to say that there are 3 stages in every movement. The first is a campaign. In this some extensive campaign against the ideology and also against the practices of the current regimes, both in Delhi and most of the states. At least in Telangana, we have a government that on the face of it is fighting BJP regularly, but internally they are all united. They don't do anything that causes harm to the others. For BJP, Congress is the principal enemy. So to defeat Congress, they are willing to go enter into an understanding with any other political party. So that's the reason why they have a secret understanding. And such partners also need to be exposed. And in the course of defeating, I think we need to work very systematically in larger alliance of all social forces and political forces to begin with a massive campaign that, and we should be able to reach out to every household and every individual. Then build movements on issues, small movements on issues, which would change the political process. I think we need to do these 3 things simultaneously, and it is in the process, in places where they are very strong, we would be able to defeat BJP and its allies. So I think, some of these suggestions, please keep in mind, bear in mind. And with these suggestions, I would approve once again the today's resolution. Very good, comprehensive, precise, and I think it is a very useful guide for anyone all over this country in order to fight the forces of communalism as well as the crony capitalist forces. So with this suggestion, I will conclude. Thank you. Thank you, Professor Kodandra. May I now request Comrade M.P. Shaju, leader of Communist CMP. Dear comrades and respected presidium in the dais. The Jeethega India Convention conducting in India's capital city is turning out to be an important day for Communist Confederation as well as the participating parties. Today, when we say Jeethega India, Benega Bharat, we are not merely referring to about winning the battles that matter the most, the battle for equality, for progress, for unity, and for a better future for all our citizens. It is very important to stand together, shoulder to shoulder, to face the upcoming elections to dismantle the forces who propagating ideologies of fascism and dictatorship. It is true that challenges will come our way. There is no challenge too great for us
to overcome if we stand together. Finally, on behalf of Communist Marxist Party of CMP, member of Confederation of Indian Communist and Democratic Socialists, I greet all the like-minded citizens and like-minded political parties and organizations who are present here. Let us work together hand in hand against the anti-democratic forces for a brighter and better India. Jeethega, India, Benega, Bharat. Thank you very much. थैंक यू कपूर जी। तो इनसे जूम पे मीटिंग होती थी तो इतना बड़ा तो नहीं लगता था, अब भरोसा बढ़ गया है। May I now request Christina Saviji, President of Swaraj India, to address us. Thanks, Avi. I'll be short because I see my colleagues patiently waiting on the panel to come up to address, and most respected leaders sitting all over this hall. Everyone is a political leader, most respected persons, because each one has got years of experience and stories of commitment. I say vanakkam to all of you from Tamil Nadu. Today's convention is an expression for me of getting into a relationship. It is a celebration of we becoming more expanded, more stronger in becoming and standing united against the divisive politics that is played by the BJP. We stand together and we are stronger. We are united against the hatredness spread by RSS. We are stronger. Today, Bharat Jodo Abhiyan and the Confederation of Indian Communist Parties and Democratic Socialists are coming together in a commitment to save this country through saving our constitution, towards saving our democracy. Friends, I always am very convinced of one thing, that love is stronger than hatredness. And this formula is very important. Love has got an element of, an aspect of commitment, a strong commitment towards a purpose. And today, as all the speakers before me explained the very challenging situation that we are facing with, a very unusual, unpredictable condition that we are pushed into, we need to very quickly, very fast, we need to come together, and that is happening in front of our eyes. And today's convention is once again telling that we are not alone, we are coming together more and more, and to also let the opposition, our opposition, the BJP, know that it is not only the political parties that need to work against them, but it is the civil society organizations and people's movement, and every individual through one or other form are coming together today. And as I said, that love is stronger.
we are coming together with prioritizing our affected section of the people, vulnerable sections of people, by prioritizing their issues, keeping that as our focus. We do that with love, care, and affection. We need to do that. And in this journey, I'm very happy to say that this is the third time we are now holding a convention in this very same place. Before Bharat Jodo Yatra, just after Bharat Jodo Yatra, and today we are coming together, which is also letting us know that we are proceeding in the right direction. We are progressing in the right direction to fight, and this is our second and one other struggle for freedom to save this country, to save the people of this country. After 75 years, we are once again ready for this fight, but through this coming 2024 election, it is a life or death situation we are in. We are aware of it. And this fight, we need to win. That's why we are rightly saying, Jeethega, India. We will win. India will get victory, and I wish to express myself that we will win and wish all the very best. Thank you very much. थैंक यू क्रिस्टीना जी। अब मैं अनुरोध करता हूं पार्टी फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पीडीएस का लीडर शंभू बैनर्जी को। शंभू, वेलकम। माननीय हमारा आज से जो मंच पे हमारा अतिथि बिंदु, हमारा लीडर, भारत जेज आंदोलन के लिए लीडर बना है, हम लोग सभी आदमी यहाँ पर बैठे हैं, उस काम पे पहले हम हाथ जोड़ के अभिनंदन जाना रहा है। इसलिए हमारा आज के हॉल में जो उपस्थित है, विभिन्न स्टेट डेलीगेट्स, इसके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेशन जानता है। हम देश से बहुत विपद है, ये पहले बोला है हमको देश में। वेस्ट बंगाल से हम आए हैं, वेस्ट बंगाल से जो लड़ने के लिए मानुष तैयार है। आरएसएस मोदी जी हटाओ, एक स्लोगन से हम वेस्ट बंगाल काफी कर दिया है। स्लोगन से आप जो हमारे साथ वोट दीजिए, आगामी लड़ाई में हम सबको लिए भारत जोड़ो अभियान और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एक दल हमारा आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी, आप पहले आपको वोट दीजिए। आप देश को देश में कौन की पूछ किया है हम लोग, आप बोलिए। एक निर्वाचन से आपने भारत इंडिया से मदद करना चाहिए। ये जिनिस नहीं चलेगा। भारत से भारत ही रहेगा, इंडिया से इंडिया रहेगा, कोई नहीं चेंज होगा। हमारा यही बात चलेगा सारा देश में, हम यही बात से हम आगे चलता है। तो हम देखते छोटा छोटा राजनीतिक दल, इस विशेष वामपंथी कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, सबको लिए हम एक ही बात है,
इंडिया जीतेगा, भारत बढ़ेगा, एक स्लोगन से हम এগিয়ে रहेगा। ধন্যবাদ। পিডিএস অন্যান্য স্টেট কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপনাদের সামনে যেভাবে বললাম আপনারা একটু মার্জনা করে নেবেন। আমি খুব গ্ল্যাডলি আপনাদের সাথে আজকে খুব অভিভূত। বাংলা এগিয়ে যাবে, বাংলার সাথে আমরা আছি, আপনাদের সাথে আছি, আপনারা এগিয়ে চলুন। মোদী নতুন সংবিধানে সেকুলারিজম আর সোশ্যালিস্ট কথাটাকে ডিমলিশ করে দিয়েছে, সেটা একটা দেখেছেন আপনারা। সেই জন্য আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে, দেশকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখতেই হবে, দেশকে আমরা টুকরো হতে দেবো না, এটাই আমাদের মূল স্লোগান। আমি এই কথাগুলো আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। धन्यवाद शंभू जी। अभी हमें जिस प्रदेश का इंतजार था, गुजरात से हमारे बीच में प्रवीण सिंह जडेजा जी है। वो जन अभियान बदले गुजरात के लीडर हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। प्रवीण सिंह जी, आपका स्वागत। तो गुजरात इज बिटवीन अस, विदिन अस। सबसे पहले तो हम आपकी माफी मांगेंगे, क्योंकि आज गुजरात को सब इतने बदनाम आप लोग समझते हैं। ये दो आदमी के लिए सारा गुजरात बदनाम है, इसमें हम भी आ जाते हैं। और आज हम आपसे कहना है कि गुजरात वही गुजरात है कि भगवान कृष्ण से लेकर गांधी जी तक जितने बनाया है, वो गुजरात में आज हमने आपको ऐसे आदमी दिया। पहले एक बार हो गया था, जब तक गांधी जी थे, सरदार थे, तो गुजरात तो बच गया पर सारा देश बच गया। एक जीना जी का जन्म हुआ गुजरात में, वो सेक्युलर थे, फिर भी वो कम्युनल बन गए। मगर ये यहाँ अभी हमारा नया जीना जो है मोदी जी, और वो आज तो जन्म से ही कम्युनल है। और उन लोगों ने गुजरात को जिस तरह से गुजरात की बदनामी है, ये बदनामी गुजरात को बचाने के लिए हम आए हैं, देश को, इंडिया को जिताने के लिए आए हैं। मगर आप सबको एक सिर्फ विनती करता कि अब तक धर्म युद्ध अब कुरुक्षेत्र में था, और कुरुक्षेत्र दिल्ली के नजदीक था, हरियाणा में। मगर अभी हमारा जो क्षेत्र जो भी होगा, ये गुजरात कुरुक्षेत्र है। आपको लड़ाई लड़नी गुजरात से है। हमें इतना, मैं सबसे खुश इसलिए हूं कि इस लड़ाई में भी एक आदमी ऐसा है कि जिसमें हमें गांधी और सरदार दोनों का परसेप्शन दिखाई पड़ता है। तो सरदार ने ये सारे देश को जो यूनाइटेड इंटीग्रेशन जो किया, इंटीग्रेटेड इंडिया बनाया, तो यहाँ सभी जुड़े जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग हम सब इकट्ठे हैं, उनको सबको इकट्ठे करने के लिए हमारा ये नया सरदार जो कोई भी है, योगेंद्र जी, योगेंद्र भाई है, और योगेंद्र भाई में गांधी जी की भी भावना है, गांधी जी का भी संस्कार है। ये सरदार और गांधी जी का मिलन यहाँ हरियाणा में हुआ है। मगर अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये गुजरात है। आप कुरुक्षेत्र में वही गुजरात में आकर हमें ये इंडिया को जिताने के लिए गुजरात में मोदी को हराने के सिवाय आप इंडिया नहीं जीत सकते हो। गुजरात ही जो एपी सेंटर है, वही वहां गुजरात में ही आप सब हमें साथ सहकार दे, और हम सबको सब कुछ निशान करने के लिए तैयार है। हमें कोई, मगर आज देश को बचाना है, बंधारण को बचाना, हमें संविधान को बचाना है, तो मोदी को हटाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और ये अकेला मोदी है इतना भी नहीं है, मोदी तो शायद हट जाएगा, पर कॉर्पोरेट अदानी को भी है, और दूसरे भी छोटे मोटे कॉर्पोरेट है, ये भी गुजरात से है। तो गुजरात की आपको लड़ाई दोनों पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट दोनों लड़ाई लड़नी है, तो हम आपका साथ लेने के आए हैं। आपके साथ हम गुजरात से लड़ाई शुरू करने के लिए आपको इन्वाइट करने आए हैं। आप सब पधारे और गुजरात से देश को बचाइए, और ये अपना
कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, ऐसी विनती करके आप सबका आभार बन के बैठता हूँ। और खास करके योगेंद्र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र यादव जी को की बात रखने के लिए अनुरोध करता हूं। आज दिल्ली की धरती पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथी जो लंबे समय से संघर्ष करते रहे थे, कभी कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़ते थे, थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे हम लोग सब एक मंच पे आ रहे हैं। साथियों, ये वो दौर है जब इस देश के अंदर चौतरफा हमले उन लोगों पर, उन ताकतों पर, उन पार्टियों पर हो रहे हैं जो लोग दक्षिणपंथ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो इनकी संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर हमले तरह तरह से आज इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज किए, सीबीआई, ईडी, एनआईए, दिल्ली पुलिस तरह तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने विरोध की आवाज को उठाया तो आपको कुछ नहीं। मित्रों, इतिहास गवाह है, इनसे पहले भी जो लोग सत्ता में आए थे, जो लोग कहते थे कि उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, इस देश की जनता ने एक लंबे संघर्ष के माध्यम से उनके सूरज को अस्त कर दिया। हम वही लोग हैं, उन्हीं जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं खेत खलिहानों से निकले लोग हैं, उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग हैं जो तरह तरह के जुल्म जातियों के खिलाफ लड़ते हुए आज हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। और इस बात को हम कर देना चाहते हैं कि मोदी जी, आप किसी कांग्रेस को दबा सकते हैं, लेकिन जब इस देश के अंदर विचारधारात्मक धरातल से ऊपर उठ करके जब देश की तमाम सारी धाराएं जो देश को बचाने वाले लोग हैं वे बाहर देश क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं, दिल्ली की धरती पर जहां हम देख रहे हैं कि तमाम पत्थर गिर रहे हैं, इलाके के इलाके भूस्खलन से प्रभावित हैं, उस जम्मू कश्मीर से साथी यहां आए हैं, हिमाचल से साथी आए हैं, छत्तीसगढ़ से साथी आए हैं, बिहार से साथी आए हैं, ओडिशा के साथी आए हैं, बंगाल केरला के साथी आए हैं। तो ये जो मंच है, ये मंच भले ही एक छोटा मंच आपको दिख रहा है, एक छोटी सी ताकत दिख रही है, लेकिन ये जो शुरुआत होने जा रही है 2 अक्टूबर से, ये शुरुआत एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और जो लोग सत्ता के वक्त में चूर होकर के गांधी पे हमला करते हैं, गांधी संस्थानों पर हमला करते हैं। बनारस में हमने देखा सर्व सेवा संघ जो पूरे देश के अंदर गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के साहित्य को प्रकाशित करके पूरे देश में भेजता था, उसके ऊपर हमला हुआ, ध्वस्त कर दिया। आप बिल्डिंग ध्वस्त कर सकते हैं, विचारों को ध्वस्त नहीं कर सकते। आप गांधी संस्थानों पर हमला कर सकते हैं, उनके विचारों का कत्ल नहीं कर सकते। आप कम्युनिस्टों पर हमला कर सकते हैं, उनके विचारों का कत्ल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके हमले भौतिक तौर पे हम छेड़ रहे हैं, लेकिन वैचारिक धरातल पर हम इतने मजबूत हैं कि 2024 जो दिखेगा उसमें नई तस्वीर
इस देश के अंदर करवट ले रही है, वो आपको जरूर दिखेगी। एनडीपीएफ 1991 से लेकर उन तमाम सारे क्षेत्रों में काम करता रहा जहां तमाम सारे भारत सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको रोक देते थे कि नहीं, ये बॉर्डर है हमारा, इधर हमारी सरकार, उधर जनता की सरकार, आप वहां नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? हम इस देश के रहने वाले हैं, ये देश हमारा है। आप इस देश को बांट देना चाहते हैं, इस देश के अंदर फर्जी बॉर्डर बना रहे हैं। अरे जो आईटीबीपी जिसको चाइना बॉर्डर में होना चाहिए था, आपने मध्य भारत की जमीन में लगा दिया। छत्तीसगढ़ के अंदर इतने खराब हालात हो गए कि आज सीआरपीएफ वहां महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करती, 12, 13, 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करती है। ये जो हालात है, ये हालात किसने पैदा की? भारतीय राजसत्ता ने ये ताकत दी है। और भारतीय राजसत्ता की जो आज की जो क्रूरता है, इस क्रूरता के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जो प्रतिरोध के आंदोलन उठ रहे हैं, ओडिशा से लेकर तमाम सारे क्षेत्रों में, निश्चित तौर पर यह आंदोलन एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि 24 में इसका असर दिखेगा। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा अपराजेय हो गई है, अब नेहरू जी की तरह, कांग्रेस की तरह वो लगातार शासन करती रहेगी, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपकी हार निश्चित है और आपका दमन ये बता रहा है। आज हमारे साथी, हमने देखा उत्तर प्रदेश के साथी आए, कनाट पुलिस के लोगों ने उनको अरेस्ट किया। हमने कहा भाई क्यों अरेस्ट किया आपने? कहा नहीं, आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं परमिशन देंगे? भाजपा के लोग 1 लाख की संख्या में आ जाएंगे, उनके लिए परमिशन है। हमारे 400 लोग आ जाएंगे, उनके लिए परमिशन नहीं है। बड़ा चिंताजनक स्थितियां हैं साथियों। बहुत सारे वरिष्ठ साथी हमारे सामने हैं। कॉमरेड कविता कृष्णन जी हैं जो संघर्ष के मैदानों में रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी हैं, कमलेश यादव जी हैं, तमाम सारे साथी हैं। मैं आज उन तमाम सारे साथियों का शुक्रगुजार हूं कि जो लोग इस हॉल के अंदर आए, अपना कीमती समय उन्होंने दिया, और जो लोग इस देश को बदलते हुए देखना चाहते हैं, मैं उन तमाम सारे साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद योगेन जी। एक जरूरी सूचना, गाड़ी नंबर DL1RT 7698 7698 ये कहीं रास्ता बंद करके खड़ा है। गाड़ी की मालिक एक बार अपना गाड़ी हटा ले। दूसरी गाड़ी UP 1616CJ 8786 ये गाड़ी भी रुकावट पैदा कर रही है, इसको हटा। I now request Jago Telangana founder Mr. Murli to come and address us. Okay. We are back to Assam. May I now request Professor Apurv Barwa of Sust Samaj Vikas Chakra to come and address us. Professor Apurv Barwa, Assam Secretary. आपके सामने प्रोफेसर अपूर्व बरुआ फ्रॉम असम। Friends, there is nothing much to say. We know what we have to do. We have to save this country. हमें ये देश बचाना है. For this, I have only one appeal which I have been making for quite some time in Assam, that all the parties who want that Indian constitution and its values are protected, they should remember one thing, that so far as it is possible, we must put up only one candidate against the ruling junta, as I call them. Against the BJP and its allies, we must in each constituency try and put up one candidate. For that, whatever sacrifice we have to make,
we should be prepared to make. Because only if we make this sacrifice in 2024, we shall be able to pursue our democratic politics later after the election. We know, all of us, we do not belong to the same ideology and we have differences, political differences. But among ourselves, we'll be able to fight on and argue with each other, try to convince each other, only if we win 2024. And unfortunately, if in 2024, this particular government comes back to power, we should know we will not be able to hold another meeting here in this hall. It is very, very difficult. Fascism does not allow any dissent. It destroys everything. India is a country where we have many religions, not only religions, many political ideologies, and for me, coming from Assam, I must remind all of you that we also have various cultures, not only religion. BJP is hell bent upon dividing people not only on religious lines but also now on cultural lines. We have seen what has happened in Manipur. Same thing is going to happen in many other parts of my own area, in my own state. I can see that. Each small community, they will go and try and find out those who could be used as medium of oppression and medium of corruption. This is what they have been doing also. We know that in all communities, you will have one or two black sheep, and they just pick up those and then project them as the leaders of that particular community. For Assam, among the Ohomia, they will find one Himanta Biswa Sarma and show that he is the leader of Assam. And then what do they do? What will they do? Then they will make use of him to destroy all democratic institutions in that region, all efforts which are made to unite people, they will try to break those efforts. We have seen this happening. And please remember, all my colleagues in various political parties, I'll conclude now, various political parties, that they will pick up one or two from each political party and try to show that these political parties are essentially corrupt and that they cannot be trusted. We must guard against this conspiracy and we must try and project our unity. Let us march ahead, destroy this particular political junta which is governing the state of India today. Very unfortunate. I have seen India growing. I was born in 1947 and started going to jail when I was in class 8. I fought Congress, but today I tell all of you, Congress has put me in jail many times. But today I am telling you that all of us, those of us who want to save this country, must stand together and help each other so that we can defeat BJP, RSS and their conspiracy to destroy this country and their effort at establishing what they call Hindu Rashtra, which is not Hindu Rashtra, and it is, as some of my friends have pointed out, the Rashtra which will cater to the needs of the crony capitalists, which will cater the needs of the most dangerous forces in this country, which will destroy you and me, the ordinary human being. That's all. Thank you very much. Don't go to speak too much today. May I now request Sri Murli Kakanuri ji, former IAS officer and founder of Jago Telangana, to come and address us. Thank you, sir. Thank you very much. I represent Social Democratic Forum, a civil society organization from Hyderabad, Telangana. So with the inspiration of Edelu, Karnataka, we have formed a
kind of network of civil societies in Telangana, that is Jago Telangana. So thanks for the organizers for giving me this opportunity. So my colleague Professor Kodandaram explained about the situation in Telangana. So we have a different status in Telangana because we had a lot of aspirations after becoming the new state. But the BRS, earlier it was the Telangana Rashtra Samiti, now it is a Bharat Rashtra Samiti, who are in connivance with BJP and looting the state. So in fact the resolution says about the Jangal Jameen, which was coined in Telangana, Northern Telangana by one of tribal leader some 100 years ago, but still the status of the state or the status of the country, still we are talking about the same issues. It's very unfortunate. So coming back to Telangana and the BJP, so we have the triple problem actually in Telangana. Unlike in Karnataka they have only one target, BJP, and in Karnataka they concentrated, they focus only on BJP. But in Telangana, we had a problem of like BJP and BRS and MIM, a Muslim party. So they're supposed to be enemies, BJP and MIM. But very strangely, these three parties are working together. So I think that has to be spreaded among Muslim population, and how these religious parties, in the name of spreading religion, they are but connived indirectly. But anyhow, there are so many issues. When they talk about the Gujarat model of development, just I was trying to browse what is this Gujarat development of model. After 30 years of ruling by BJP in Gujarat, but we never heard that BJP is freed from poverty, or BJP has achieved the 100% literacy, or BJP or Gujarat has achieved the best education system. Nothing actually. So we have seen the 40% corruption in Karnataka. All these things have to be exposed because the BJP and RSS, in the name of so many other things, they are diverting the youth in a different direction. So this has to be focused. That's what we thought. So some of us, the professors and doctors and the bureaucrats and the ex-judges, we came together, and without a kind of political alignment, we are trying to give the message of what and how the RSS and BJP are, in particular BRS and MIM in Telangana, are taking the country, taking the nation, taking the society backward. So when people like us, without any political alignment, are talking, people are very serious. And people are realizing what it is. In fact, I should thank Yogendra ji that how a kind of iterations, how a kind of narrative one should be carrying to expose these people. The one thing, very effective thing he has been saying that, so these people, they are coming with petrol and they have to use the water will be brought by the various political parties. Maybe that water is murky water, colored water or dirty water, but still it works. So the biggest problem we people like us are facing, that many oppose BRS, the friend of BJP, and the BJP directly. So means what? Are you supporting Congress? Because we have bad experiences from Congress
we are unable to support this kind of narrative. But fortunately, we have Yogendra ji. So the kind of narrative he is taking forward, we are learning. Maybe I think we need to replicate this kind of convention in our states, in our local language, and we from Jeethega Telangana support the resolution made here, and which is very, very important at this juncture. Thank you very much for giving me this opportunity. थैंक यू सर। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के दयामनी पांडा जी को मैं अनुरोध करता हूं हमें संबोधित करें। बहुत झारखंड से दयामनी जी, दीदी बहुत दिन बाद मिले। जीतेगा इंडिया कि इस कन्वेंशन में मुझे लगता है, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भारत की धरती कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी है, और इस दावे के साथ ही जीतेगा इंडिया के ऐसे कन्वेंशन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक टोला मोहल्ला से लेकर सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। सहयोग ऐसा रहा कि हम लोग लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात करेंगे, संविधान बचाओ की बात करेंगे, तो सारे लोग, मुझे याद है ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत कहा है, जंतर मंतर कहा है कि हम लोग हमेशा डेमोक्रेसी बची रहे, इस भारत की संविधान बची रहे, उसका संरक्षण हो, चाहे वो उस समय हम लोग यूपीए गवर्नमेंट की बात करते थे और एनडीए की बात करते थे, तो भी हम लोग उसी धारा के साथ खड़े रहते थे जो इस देश के संविधान को बचाने के दिशा में पहल करते हैं। और निश्चित रूप से हमेशा हम लोग, आज जिसको हम इंडिया कहते हैं उस समय यूपीए था, तब भी हम लोग इंडिया के साथ ही थे और आज भी हम लोग इंडिया के साथ ही हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, गांव के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव है, दलितों के साथ जुड़ाव है। सारे लोगों के दिमाग में पहले सारे साथी जान ही रहे हैं कि पहले बोलते थे कि नहीं एनडीए और यूपीए में कोई अंतर नहीं है। 2014 के बाद सारी चीजें पलट गई, सारे लोग हम लोग बोलने लगे हैं कि नहीं एनडीए और यूपीए में जमीन और आसमान का अंतर है। और हम लोगों ने 2014 के बाद संविधान में लोगों के जिंदगी में, लोगों के आम जिंदगी के अधिकार में, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वालों की जिंदगी में हम लोगों ने ये परिवर्तन देखा। और उसके बाद से लगातार 2014 से हम लोग जो तैयारी कर रहे थे कि हम किस तरह से हम अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, सारे आदिवासियों के दिमाग में, दलितों के दिमाग में एक सवाल है कि 2014 में अगर मोदी आ गया तब देश का क्या होगा। ये सारा चीज ऑलरेडी सबके जेहन में काम कर रहा है, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सिर्फ हम लोगों को अभी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और वो मेहनत तो शहर में नहीं लेकिन सुदूर गांवों में मेहनत करना पड़ेगा। और इस मेहनत में कितना लोकसभा, जितना 454 लोकसभा में, हम झारखंड में हमारा 14 लोकसभा है सीट है, 14 लोकसभा सीट में टेक्निकली अभी हम लोग चिंतित हैं कि 12 लोकसभा सीट 2004-05 के बाद से लगातार बीजेपी के हाथ में है। तो हम लोग चिंतित हैं कि हम अगर इंडिया को जीत दिलाने के
दिशा में हम संकल्प लेते हैं तो हम लोग को काम भी करना पड़ेगा कि 14 में से हम टेक्निकली क्या हमारी तैयारी है कि हम 50% अपने हाथ में छीन के ले सकते हैं। ये तैयारी जमीन में हमें करनी जरूरत है। और मैं ये झारखंड का उदाहरण देके बोल रही हूँ। एक तो आरएसएस और बीजेपी का जो जलवा है वो पूरे देश में, ये सच बात है, आदिवासियों के बीच में है, दलितों के बीच में है, वो घर घर घुस चुके हैं। लेकिन कल एक बड़ी घटना घटी हमारे खूंटी जिला में। शायद इसको सुन के एक सुकून भी लगेगा और हम लोगों को वहां से एक सीख भी मिलेगी। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियापुर, वहां से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग शौर्य जागरण यात्रा निकालने की तैयारी कर लिए थे। लेकिन ये पहली घटना है कि गांव-गांव से आदिवासी रोड में निकल आए और लोगों को रास्ते में ही रोक दिया। ये पहली घटना है और लोगों ने कहा कि आदिवासी इलाका है, बिरसा मुंडा की धरती है, हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना संस्कृति है और यहाँ पर तो उस इतिहास को खोजना चाहते हो, हम आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं अंतिम में एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों को समय बहुत कम है, डर है सबके मन में। क्या पता ये जो स्लोगन उन्होंने दिया, भय जो दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या हम उसकी भी तैयारी में हम कितना जुटे हैं, कितना हम तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोगों को यहाँ से तय करके जाना पड़ेगा। और ये जो संगठन है, हम लोगों को ये एक बात मैं अंतिम में कहना चाहती हूँ, इसमें कि झारखंड में जो हुआ, बीजेपी डरी हुई है निश्चित रूप से। जो बीजेपी के खिलाफ में जो भी संगठनें बोल रही है, मुक्कर होकर बात कर रही है, बीजेपी भगा हुई बात कर रही है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन तमाम संगठनों का, जन संगठनों का, सिविल सोसाइटियों का एक सूची बना के वो जांच एजेंसी सीबीआई के रडार में ला के ये प्रकोप खड़ा कर दिया है कि 64 जो संगठने हैं वो जांच के दायरे में है। और झारखंड में ये अभी खूब पूरी तरह से तहलका मचा दिया है कि आप सारे लोग हैं बीजेपी के खिलाफ और ये इंडिया के समर्थन में काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ही इस तरह की साजिशें चल रही है। तो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम जो राजनीति, जो यहाँ पर मेन जो लीडर हैं, गांव-गांव में जो साथी जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, वो किस किस संकट के दायरे से गुजरने वाले हैं, गुजर रहे हैं, उनके साथ भी हमें खड़ा होने की जरूरत है। ये मैं अपील करती हूँ सबको। मेरा जवाब जी। अब मैं उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर एनसी बालाजी को 2 शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूं। Comrade Presidium, Indian leaders on the dais, and eminent and veteran leaders of the dais, and the delegates coming from different parts of India and different states. I, on behalf of Odisha Communist Party, we congratulate you all on this convention. Comrades, this is a very crucial situation in which our country is going on. And we are all, our comrades and earlier speakers, many veteran speakers, they spoke about all the situations and the present happenings in our country. One thing I will tell you, why all this happens.
This is not happened in one day. You might have think from last 30 years, the influence of BJP was not there. During 80s, and due to the division of the democratic and left forces, those who are fighting the rightist forces since independence, and they are not allowing all those rightist forces and ideology of RSS and BJP since independence, and from 80s onwards, it is growing. Due to there is division among the democratic and the left ideology, and this is growing, and now we are facing, and after 2014 election, and we are showing, we have been seeing the real faces of these rightists and revisionism and fascism. What we have seen now these last 9 years, in all 9 years, the policies taken by this government, it is purely pro-corporate. And during all these days, the corporations, they are manifesting all their agendas. And the government is not a BJP government, it is a corporate government. We, from Odisha, we are also seeing the BJP is trying their level best. And we are, in Odisha, there is a state party, provisional party, led by BJP, BJD, and they are also fighting, and they are also, during these days, the policies of the central government, what they have done, you might have seen in the last 2020 COVID situation. During COVID situation, foreign government pulled all the countrymen into their houses. What they have done, they have passed all the anti-people, anti-worker, anti-migrant policies in the parliament. Thanks to the historical movement of the peasant movement, all the peasants of this country, now they are 3 part laws. And after this, the democratic forces, after 2020 Kisan movement, they have been united. It is definitely, it is a good symbol. And now this convention, this is a, definitely we are seeing an era which is coming, and it is a sign, and the formation of India is also good sign. Definitely the India, formation of India, and after formation of India, definitely the BJP-led NDA definitely will go back, because now after 19th election, when second term of NDA, it is not only harming the people, peasants, workers, they are harming the constitution, the integrity of the heart of India. And now it is time to go, and in the oncoming 2024 election, we have to fight it, and we have to defeat the NDA-led government, and we have to make the India victory. Definitely the today's slogan, Jeethega India, Banega Bharat. With this, on behalf of Odisha Communist Party, I do promise to definitely in Odisha we will defeat BJP and BJP-led NDA. Thank you. धन्यवाद बालाजी। आप हमारे प्रेसिडियम सदस्य और लखनऊ यूनिवर्सिटी के
हाँ, रूपरेखा जी 2 मिनट बोलिए। अब समय भी कम है तो मैं सभी स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 मिनट में अपनी बात कर ले। ठीक, देन मैं रिक्वेस्ट सईदा जी, ओके ठीक, खुदाई गठबंधन के लीडर हमारे फैजल भाई, कहाँ है फैजल भाई? झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह जी, इसके बाद जम्मू से आईडी खजूरिया जी बोले, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। मंचा सिंह और इस क्लब में देश भर से आए हुए न्यायप्रिय हमारे अगुवागण, मैं झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। समय कम है और हमारे पूर्ववक्ताओं ने भारत जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सारे सुझाव उनके द्वारा मिला है। मैं समझता हूं कि उस पर हम आगे बढ़े तो हम जरूर कामयाब होंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे आदरणीय योगेंद्र जी के ग्रुप से हमारी बातचीत होते रहती है और प्रदेश प्रदेश में, देश के अलावे प्रदेश में भी भारत जोड़ो अभियान का सही संचालन के लिए ग्रुप बनाई जा रही है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि झारखंड में भारत जोड़ो अभियान को गांव तक ले जाने के लिए झारखंड नवनिर्माण दल का जो भी योगदान होगा, हम पूरी ताकत के साथ जो है भारत जोड़ो अभियान को झारखंड के गांवों तक ले जाने में अपना योगदान देंगे। और इसके अलावे जो लूट झूठ की रात चल रही है यहाँ पर, इस लूट और झूठ का शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हम जिस तरह से देश भर में जिस तरह से संगठित हो रहे हैं और संगठित करने वाले हमारे आदरणीय योगेंद्र यादव जी, जिनसे दूसरी मुलाकात हमारी हुई है, किसान आंदोलन के दौरान हम मिले थे इनसे, लेकिन एक छोटा सा हमारा प्रस्ताव है। हमारा प्रस्ताव ये है कि हमारा जो भी अभियान 2 अक्टूबर से चलेगा, थोड़ा सा मैं लेट हुआ आने में, जो भी अभियान हमारा 2 अक्टूबर से चलेगा, मैं समझता हूं कि गांव तक जाने के लिए सरकार का जो विफलता है एक तरफ और विकल्प जो है दूसरे तरफ, एक हैंडविल हम पर्चा के साथ अगर गांव में जाए तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे अगुवा जो है लोगों को समझाने में भी बहुत ठीक ढंग से समझा सकते हैं। और इस तरह से जो नफरत का, लूट झूठ का बाजार है इस देश के अंदर में, उसको उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को हमारा झारखंडी जोहार। धन्यवाद। खजूरिया जी आइए। इसके बाद राकेश लोधी जी, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से बोलेंगे। रिस्पेक्टेड प्रेसिडियम, मेरे सामने हाजिरीन सभी बुद्धिजीवियों, सियासतदानों, नौजवानों,